हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। 26 डबल क्रॉस सीक्रेट दरवाजा। जन्नत ने उसे महिमा जी को उठाने के लिए भेजा और खुद दादी माँ के कमरे में चली गई। ठीक 10 मिनट के बाद सभी घर वाले जन्नत के कमरे में खड़े थे। पूरे घर में अंधेरा था। जन्नत ने बालकनी के दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो सारे गार्ड बेहोश पड़े थे और कुछ नकाबपोश इंसान ने घर के अंदर घुस रहे थे। डीके भी वह सब देख रहा था और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। ये लोग तो सच में घर पर अटैक कर रहे हैं। मैडम, आपको इन सब के बारे में कैसे पता चला और अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे? डीके ने सवाल किया। अभी इन सवालों का कोई मतलब नहीं है डीके, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। फिलहाल हम सबको बाहर निकलना है। उसके बाद जन्नत ने सामने खड़े साईं की तरफ देखते हुए कहा, अब कैसे निकालना है यहाँ से? जन्नत की बात सुनकर डीके और शिवम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। शिवम ने हैरानी से पूछा, भाभी ये तो आप बताइए कैसे निकालना है? उद्धरण चिन्ह। जन्नत ने बिना कुछ कहे शिवम की तरफ देखे अपने कान की तरफ इशारा किया, मानो कह रही हो कि मैं फोन पर बात कर रही हूँ। वही जन्नत के कान में लगे ब्लूटूथ ईयरपीस को देखकर दोनों ने कुछ नहीं कहा, वरना जन्नत के एक्सप्रेशन देख उन्हें लगा था कि जन्नत सामने देखकर किसी से बात कर रही है। इस घर में एक खुफिया दरवाजा है जो रेयांश ने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बनाया था। हम सब वहीं से बाहर जाएंगे, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। साय ने कहा, यह क्या हो रहा है? कोई हमारे घर पर अटैक कर रहा है और यह रेयांश पता नहीं कौन सी बिजनेस मीटिंग में गया है कि इसका कोई अता पता ही नहीं। 4 दिन से ना इसने मुझे फोन किया है और ना मेरा फोन उठा रहा है। गायत्री जी ने परेशान होते हुए कहा, दादी माँ आप परेशान मत होइए, किसी को कुछ नहीं होगा। और रही बात इनकी, यहाँ से निकलने के बाद मैं खुद जाऊंगी इन्हें वापस लाने के लिए, जन्नत ने कहा। उसके बाद जन्नत सभी को लेकर साय के कहे मुताबिक अपने ही कमरे में बने चेंजिंग रूम में गई। साइन ने उसे एक अलमारी दिखाई और कहा कि उसे अलमारी में खुफिया दरवाजा है। जन्नत ने डीके और शिवम की मदद से वह अलमारी वहां से हटाई तो उसके पीछे एक स्टील का गेट था जिसके बीचों बीच में फिंगरप्रिंट सेंसर था। उसे देखकर जन्नत परेशान हो गई। उसे नहीं पता था कि उसके फिंगरप्रिंट उस पर लगे हैं या नहीं। उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट है, जल्दी से गेट खोलो, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, वो लोग किसी भी वक्त तुम्हारे पास आ सकते हैं। साय ने कहा तो जन्नत में जल्दी से उसे फिंगरप्रिंट सेंसर करे हाथ रख गेट को अनलॉक किया और सबको उस दरवाजे से अंदर लेकर गई। हालांकि साया अंदर नहीं गया और उसने जन्नत से कहा, डीके से कहना कि वह तुम्हें और बाकी सबको आरके विला ले जाए, वहां पर घर के सभी मेंबर सेफ रहेंगे। और आगे क्या करना है वह मैं तुम्हें जल्द बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। साय की बात सुनकर जन्नत में जल्दी से हाँ में गर्दन हिला दी। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। पता ही नहीं चाहिए गेट बंद करने के लिए कहा तो जन्नत में उसको क्या दरवाजे का गेट बंद कर दिया। उसको क्या दरवाजे का गेट बंद होने के बाद उस साय ने उस अलमारी को वापस से वैसे ही कर दिया जैसे वह पहले थी और खुद सीटी बजाते हुए बाहर आया और उन गुंडों के बीच से आकर बेड पर बैठ गया। वह मुस्कुराते हुए इन गुंडों को देख रहा था, लेकिन उनमें से एक भी गुंडा उसे नहीं देख पाया। उन गुंडों ने घर का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन उन सबको घर में कोई भी नहीं मिला। ये देखो वह खुल गई। एक ने दूसरे को देखते हुए कहा, हम सुबह से इस घर से चिपके हुए हैं, ना तो कोई घर के बाहर गया है ना कोई बाहर से अंदर आया है, तो फिर यह घर वाले गायब कहाँ हो गए? उद्धरण चिन्ह। लगता है वह सब यहीं कहीं छुपा कर बैठे हुए हैं। हम एक काम करते हैं, पूरे घर में आग लगा देते हैं, जहां भी छुपे होंगे अपने आप मर जाएंगे। उस इंसान ने कहा, वह उनका बॉस था। लेकिन बॉस, हमें तो उस लड़की को उठाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, अगर वह लड़की हमने उसे नहीं सौंपी तो आप जानते हैं ना, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अपने बॉस की बात सुनकर एक गुड ने कहा, हम तो वैसे भी मरने वाले हैं, लेकिन मेरे पास से एक प्लान है जिससे वो इंसान हमें कुछ नहीं कहा पाएगा। उस बॉस ने कहा, और फिर अपने आदमियों को घर के नौकरों की लाश लाने के लिए कहा और उन्हें घर के हर मेंबर के कमरे में बेड पर लेटा दिया और उन पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। नौकरों को उन लोगों ने घर के अंदर आते ही सबसे पहले मार डाला था, क्योंकि उन लोगों ने आउट हाउस से ही जन्नत मेंशन के अंदर आने का रास्ता बनाया था। उन लोगों ने पूरे पर को आग लगा दी और फिर घर यह बाहर जाकर ब्लैक ईगल बॉस को फोन लगाया और उससे कहा, बॉस इस घर में तो पहले से ही आग लगी हुई है। उद्धरण चिन्ह। व्हाट द हेल आर यू सेइंग? ऐसे कैसे आग लग सकती है? तुम लोगों ने घर के अंदर जाने की कोशिश की? रुको, मुझे वीडियो कॉल कर दिखाओ, ब्लैक ईगल बॉस ने कहा। ब्लैक ईगल बॉस वीडियो कॉल कनेक्टिंग तो देखा तो सच में आग लगी हुई थी। उस गुंडे ने आसपास देखते हुए कहा, बॉस मोहल्ले वाले इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। जल्दी से निकलो वहां से और वहां कोई सबूत बाकी नहीं रहना चाहिए, ब्लैक ईगल बॉस ने कहा। ब्लैक ईगल बस की बात सुनकर उसे गुंडे में मन में गर्दन हिलाए और फोन कट होते ही शैतानी ढंग से मुस्कुराने लगा।
और उसने अपने गुंडों को देखते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द कपूर फैमिली का पता लगा उन्हें खत्म करना है, वरना अगर इस इंसान को पता चल गया कि वह जिंदा है तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। बॉस ने कहा, हाँ आपको भी कह रहे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर करते हैं, सब लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। दूसर गुंडे ने कहा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तो कैसा लगा आपको इस स्टोरी का ये एपिसोड, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर गाइज आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इसे अपना प्यार सपोर्ट जरूर देना। LLL बाय LLL। वेलकम इन माय नॉवल वर्ल्ड पृथ्वी 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 पृथ्वी। लो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हमेशा खुश रहिए और लाइफ को खुलकर जिए। मुझे और मेरी नॉवल को इसी तरह प्यार देते रहिए। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। जन्नत ने उसे महिमा जी को उठाने के लिए भेजा और खुद दादी माँ के कमरे में चली गई। ठीक 10 मिनट के बाद सभी घर वाले जन्नत के कमरे में खड़े थे। पूरे घर में अंधेरा था। जन्नत ने बालकनी के दरवाजे से बाहर झांककर देखा तो सारे गार्ड बेहोश पड़े थे और कुछ नकाबपोश इंसान ने घर के अंदर घुस रहे थे। डीके भी वह सब देख रहा था और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। ये लोग तो सच में घर पर अटैक कर रहे हैं। मैडम, आपको इन सब के बारे में कैसे पता चला और अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे? डीके ने सवाल किया। अभी इन सवालों का कोई मतलब नहीं है डीके, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी, फिलहाल हम सबको बाहर निकलना है। उसके बाद जन्नत ने सामने खड़े साईं की तरफ देखते हुए कहा, अब कैसे निकालना है यहाँ से? जन्नत की बात सुनकर डीके और शिवम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। शिवम ने हैरानी से पूछा, भाभी ये तो आप बताइए कैसे निकालना है? उद्धरण चिन्ह। जन्नत ने बिना कुछ कहे शिवम की तरफ देखे, अपने कान की तरफ इशारा किया, मानो कह रही हो कि मैं फोन पर बात कर रही हूँ। वही जन्नत के कान में लगे ब्लूटूथ ईयरपीस को देखकर दोनों ने कुछ नहीं कहा, वरना जन्नत के एक्सप्रेशन देख उन्हें लगा था कि जन्नत सामने देखकर किसी से बात कर रही है। इस घर में एक खुफिया दरवाजा है जो रेयांश ने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बनाया था, हम सब वहीं से बाहर जाएंगे, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। साय ने कहा, यह क्या हो रहा है? कोई हमारे घर पर अटैक कर रहा है और यह रियांश पता नहीं कौन सी बिजनेस मीटिंग में गया है कि इसका कोई अता पता ही नहीं। 4 दिन से ना इसने मुझे फोन किया है और ना मेरा फोन उठा रहा है। गायत्री जी में परेशान होते हुए कहा, दादी माँ आप परेशान मत होइए, किसी को कुछ नहीं होगा, और रही बात इनकी, यहाँ से निकलने के बाद मैं खुद जाऊंगी इन्हें वापस लाने के लिए, जन्नत ने कहा। उसके बाद जन्नत सभी को लेकर साय के कहे मुताबिक अपने ही कमरे में बने चेंजिंग रूम में गई। साय ने उसे एक अलमारी दिखाई और कहा कि उसे अलमारी में खुफिया दरवाजा है। जन्नत ने डीके और शिवम की मदद से वह अलमारी वहां से हटाई तो उसके पीछे एक स्टील का गेट था जिसके बीचों बीच में फिंगरप्रिंट सेंसर था। उसे देखकर जन्नत परेशान हो गई, उसे नहीं पता था कि उसके फिंगरप्रिंट उस पर लगे हैं या नहीं। उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट है, जल्दी से गेट खोलो, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, वो लोग किसी भी वक्त तुम्हारे पास आ सकते हैं। साय ने कहा तो जन्नत में जल्दी से उसे फिंगरप्रिंट सेंसर करें हाथ रख गेट को अनलॉक किया और सबको उस दरवाजे से अंदर लेकर गई। हालांकि साया अंदर नहीं गया और उसने जन्नत से कहा, डीके से कहना कि वह तुम्हें और बाकी सबको आरके विला ले जाए, वहां पर घर के सभी मेंबर सेफ रहेंगे और आगे क्या करना है वह मैं तुम्हें जल्द बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। साय की बात सुनकर जन्नत में जल्दी से हाँ में गर्दन हिला दी, तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। पता ही नहीं चाहिए गेट बंद करने के लिए कहा तो जन्नत में उसको क्या दरवाजे का गेट बंद कर दिया। उसको क्या दरवाजे का गेट बंद होने के बाद उस साय ने उस अलमारी को वापस से वैसे ही कर दिया जैसे वह पहले थी और खुद सीटी बजाते हुए बाहर आया और उन गुंडों के बीच से आकर बेड पर बैठ गया। वह मुस्कुराते हुए इन गुंडों को देख रहा था, लेकिन उनमें से एक भी गुंडा उसे नहीं देख पाया। उन गुंडों ने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन सबको घर में कोई भी नहीं मिला। ये देखो वह खुल गई। एक ने दूसरे को देखते हुए कहा, हम सुबह से इस घर से चिपके हुए हैं, ना तो कोई घर के बाहर गया है ना कोई बाहर से अंदर आया है, तो फिर यह घर वाले गायब कहाँ हो गए? उद्धरण चिन्ह। लगता है वह सब यहीं कहीं छुपा कर बैठे हुए हैं। हम एक काम करते हैं, पूरे घर में आग लगा देते हैं, जहां भी छुपे होंगे अपने आप मर जाएंगे। उस इंसान ने कहा, वह उनका बॉस था। लेकिन बॉस, हमें तो उस लड़की को उठाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, अगर वह लड़की हमने उसे नहीं सौंपी तो आप जानते हैं ना, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अपने बॉस की बात सुनकर एक गुड ने कहा, हम तो वैसे भी मरने वाले हैं, लेकिन मेरे पास से एक प्लान है जिससे वो इंसान हमें कुछ नहीं कहा पाएगा। उस बॉस ने कहा, और फिर अपने आदमियों को घर के नौकरों की लाश लाने के लिए कहा और उन्हें घर के हर मेंबर के कमरे में बेड पर लेटा दिया और उन पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। नौकरों को उन लोगों ने घर के अंदर आते ही सबसे पहले मार डाला था, क्योंकि उन लोगों ने आउट हाउस से ही जन्नत मेंशन के अंदर आने का रास्ता बनाया था। उन लोगों ने पूरे पर को आग लगा दी और फिर घर यह बाहर जाकर ब्लैक ईगल बॉस को फोन लगाया और उससे कहा,
बॉस इस घर में तो पहले से ही आग लगी हुई है। उद्धरण चिन्ह। What the hell are you saying? ऐसे कैसे आग लग सकती है? तुम लोगों ने घर के अंदर जाने की कोशिश की। रुको, मुझे वीडियो कॉल कर दिखाओ, ब्लैक ईगल बॉस ने कहा। ब्लैक ईगल बॉस वीडियो कॉल कनेक्टिंग तो देखा तो सच में आग लगी हुई थी। उस गुंडे ने आसपास देखते हुए कहा, बॉस मोहल्ले वाले इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। जल्दी से निकलो वहां से और वहां कोई सबूत बाकी नहीं रहना चाहिए, ब्लैक ईगल बॉस ने कहा। ब्लैक ईगल बस की बात सुनकर उसे गुंडे में मन में गर्दन हिलाए और फोन कट होते ही शैतानी ढंग से मुस्कुराने लगा। और उसने अपने गुंडों को देखते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द कपूर फैमिली का पता लगा उन्हें खत्म करना है, वरना अगर इस इंसान को पता चल गया कि वह जिंदा है तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। बॉस ने कहा, हाँ आपको भी कह रहे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर करते हैं, सब लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। दूसर गुंडे ने कहा, 27 झटके पे झटके, मैं गोल्डन बर्ड हूँ। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपने मेरी नॉवेल को इतना प्यार दिया, लेकिन मेरी आप सबसे शिकायत है, नॉवेल पर व्यूज और लाइक्स कम होते जा रहे हैं, प्लीज यार लाइक और कमेंट किया करें। और आप सब ने मुझसे सवाल किया था कि साया आखिर है कौन, तो फिलहाल मैं इतना ही बता सकती हूँ कि आने वाले 4 से 5 चैप्टर के बाद आपको साया का राज पता चल जाएगा। तब तक के लिए डू कमेंट और लाइक। और उसने अपने गुंडों को देखते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द कपूर फैमिली का पता लगा उन्हें खत्म करना है, वरना अगर इस इंसान को पता चल गया कि वह जिंदा है तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। बॉस ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हो बॉस, लेकिन अभी हम यहाँ से चलते हैं, देखिए सब लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। दूसर गुंडे ने कहा, हाँ निकलो अभी यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो पुलिस केस में फंस जाएंगे। उस बॉस ने कहा और वह सब वहां से निकल गए। वही आउट हाउस में खड़ा पूरा कपूर खानदान अपने घर को आंख की लपटों में जलता हुआ देख रहे थे। वह सीक्रेट रास्ता आउट हाउस में बनी अलमीरा के अंदर खुलता था। उस आउट हाउस का वह कमरा हमेशा खाली रहता था। डीके और शिवम ने बाहर निकल कपूर मैंशन के पीछे की तरफ बने पार्किंग एरिया से गाड़ियां निकाली और उन्हें लेकर बैक डोर पर आए। सामने से कोई उन्हें देख नहीं सकता था और अभी तक आग पार्किंग एरिया तक नहीं पहुंची थी, इसलिए वह आसानी से गाड़ियां निकाल पाए। शिवम की गाड़ी में गायत्री जी और महिमा जी के साथ अवनी बैठी, तो वहीं दूसरी गाड़ी में डीके और जन्नत थे। गाड़ी में बैठने के बाद डीके ने जन्नत से पूछा, अभी हमें कहाँ जाना है? उद्धरण चिन्ह। गाड़ी आर के विला की तरफ लेकर चलो, क्योंकि इस वक्त वही एक सेफ जगह है जहां पर हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है, जन्नत ने कहा। तो डीके हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसे हैरानी इस बात की थी कि जन्नत को न सिर्फ सीक्रेट दरवाजे के बारे में पता है, बल्कि उसे तो आर के विला के बारे में भी पता है, लेकिन उसे याद था कि रियांश ने कभी भी जन्नत के सामने ना सीक्रेट दरवाजे का जिक्र किया था और ना आर के विला का, फिर उसकी मैडम को उस बारे में कैसे पता है? डीके हैरानी से देख रहा था उसे। इस तरह खुद को घूरता पाकर जन्नत ने बिना किसी इमोशन के कहा, जल्दी गाड़ी आगे बढ़ाओ, इससे पहले कोई हमें यहाँ देखे। जन्नत के कहने पर डीके को होश आया और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जहां पर जन्नत मेंशन बनाया गया था वह एक पॉश इलाका था और वहां पर आसपास सारे बंगले महंगे थे, जिनमें एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन रहते थे, लेकिन जन्नत मेंशन उन सब में सबसे ज्यादा महंगा और आलीशान बंगला था। जब भीड़ आर विला के बाहर जमा थी तो उसी वक्त कपूर खानदान पिछले दरवाजे से निकल गया। जन्नत मेंशन इतना बड़ा था कि उसके सामने वाले दरवाजे से पीछे वाला दरवाजा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस और 5 ब्रिगेड पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। अब तक ये न्यूज मीडिया में फैल चुकी थी कि जन्नत मेंशन में रातों रात आग लगने की वजह से पूरा कपूर खानदान जलकर राख हो गया। सब लोग 1 घंटे में ही दिल्ली के बाहर बने आर के विला में पहुंच गए। डीके जब आर के विला पहुंचा तो गार्ड ने उन्हें देख दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि डीके वहां पर अकेला नहीं आया, बल्कि उसके साथ पूरा कपूर खानदान था। घर के अंदर आने के बाद सब लोग आकर लिविंग हॉल में बैठ गए। दादी माँ और महिमा जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। डीके, क्या तुम इस हमले के बारे में कुछ जानते हो? किसने करवाया है हमारे खानदान पर यह हमला? गायत्री जी ने सवाल किया। ना तो डीके ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, आई एम सॉरी दादी माँ, लेकिन इस हमले के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता। मुझे भी जन्नत मैडम के द्वारा बताए जाने के बाद ही पता चला। उद्धरण चिन्ह। डीके की बात सुनकर सब लोगों की नज़र जन्नत पर आकर ठहर गई। भाभी, आपको कैसे पता चला कि हमारे परिवार पर हमला होने वाला है? और वह सीक्रेट दरवाजा और यह घर किसका है? अवनी ने पूछा। हाँ भाभी बताए, हमारे घर पर यह हमला किसने करवाया है और भाई कहाँ है? क्या उन्होंने ही आपको फोन किया था? आप फोन पर किस बात कर रही थी? क्या वह भाई थे?
शिवम ने भी सवाल किया। उन सब के सवाल सुनकर जन्नत को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ पल के लिए जन्नत ने कुछ सोचा और फिर दादी माँ की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ, उस सीक्रेट दरवाजे के बारे में रियांश ने ही मुझे बताया था, और रही बातें हमले की तो मुझे भी नहीं पता था। वह तो मैं जाग रही थी कि तभी मुझे चीख सुनाई दी। मैंने बालकनी से बाहर आकर देखा तो कुछ लोग आउट हाउस की तरफ से घर के अंदर आ रहे थे और आते वक्त वह बाहर गार्डन में पहरा दे रहे गार्डों को मार रहे थे। वो बहुत सारे थे और उनके पास ज्यादा हथियार थे, इसलिए मैंने वक्त ना गवाते हुए आप सबको उठाकर अपने कमरे में ले आई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम मेन डोर से बाहर गए तो वह सब हम पर भी हमला करेंगे, इसलिए हमारा उस सीक्रेट दरवाजे से निकलना ही बेहतर था। उद्धरण चिन्ह। और दादी माँ, ये फार्म हाउस भी हमारा ही है और हम सब यहाँ पर सेफ है। दादी माँ, आप लोग जाकर आराम कीजिए और आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहते आप सबको कुछ नहीं होगा, मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी, जन्नत ने कहा। जन्नत की बात सुनकर दादी माँ अपनी जगह से उठी और उन्होंने जन्नत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुम पर उतना ही भरोसा है जितना मुझे रियांश पर है। शिवम, मेरी मदद करो और देखो यहाँ कोई खाली कमरा है क्या। दादी माँ, यहाँ पर बहुत सारे खाली कमरे हैं और सभी की सफाई हर रोज होती है। यहाँ नीचे लेफ्ट तरफ 3 कमरे हैं और बाकी कमरे ऊपर हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वह रख सकती हैं, और जब तक सरकार नहीं आ जाते हम सबको यही रहना है, ना इस घर से बाहर जाना है और ना ही आप सब अपना मोबाइल यूज करेंगे, अभी भी खतरा टला नहीं है। आप सबको जो भी सामान चाहिए वह आप मुझे बता सकते हैं या फिर मासूम को बता सकते हैं, वह यही रहती है। मैं आप सबको सुबह उससे मिलवा दूंगा, DK ने कहा। तो दादी माँ ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। वह भी जानती थी कि अभी खतरा टला नहीं है, अभी भी उनके घर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महिमा जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था और वह एकटक जन्नत को देख रही थी और जन्नत उनकी नजरों को भली भांति जानती थी, इसलिए वह थोड़ा घबरा रही थी। दादी माँ और शिवम के जाने के बाद अवनी भी ऊपर की तरफ चली गई। अवनी के जाने के बाद महिमा जी जन्नत के पास आए और उन्होंने जन्नत का हाथ पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जान बेटा, मुझे एक बात सच बताना, रेयांश ठीक तो है ना? वो ऐसा कहाँ गया है कि उसे पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, बताओ ना बेटा, वह ठीक है ना? जन्नत जानती थी कि वह एक माँ है और जब बेटा मुसीबत में हो तो माँ को अंदाजा हो जाता है, इसलिए जन्नत ने उनके हाथ पर अपना हाथ रख उनकी आंखों में देखते हुए कहा, माँ, अभी तो मैं भी नहीं जानती कि वह कहाँ पर गए हैं और किस हाल में है, लेकिन आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं उन्हें जल्द ही वापस लेकर आऊंगी। मैं जा रही हूँ कल सुबह उन्हें वापस लाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। जन्नत की आंखों में विश्वास देखकर महिमा जी ने उसके सिर को सहलाया और हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से चली गई। उन्होंने भी नीचे दादी माँ के बगल वाला कमरा ही अपने लिए लिया था और वही अवनी ऊपर चली गई थी। दादी माँ को उनके कमरे में छोड़ने के बाद शिवम वापस आया और उसने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, भाभी, मैं जानता हूँ कि आप सब मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं और आप मुझे कुछ बताएंगी नहीं, लेकिन इस हमले के बाद इतना तो मैं जान गया हूँ कि भाई भी सेफ नहीं है, उन्हें कुछ तो हुआ है। भाभी, जो आप कहेंगी वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज आप मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लीजिए, मुझे भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, बताइए मुझे क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। शिवम की बात सुनकर जन्नत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने शिवम के बालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, किसने कहा कि तुम बच्चे हो, और हाँ, तुम्हें मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। कल सुबह मैं तुम्हारे भाई को लेने के लिए जा रही हूँ। अभी तो मैं भी नहीं जानती कि वह कहाँ है, लेकिन हाँ, जब तक मैं और DK वापस नहीं आ जाते तब तक तुम्हें यहाँ पर पूरी फैमिली को सेफ रखना है। तुम चारों में से किसी को भी घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, और अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जाना भी पड़े तो अपना गेटअप चेंज करके ही घर से बाहर जाना। और मासूम भी है तुम्हारे साथ, तो तुम दोनों को मिलकर पूरी फैमिली को सेफ रखना है जब तक तुम्हारे भाई और हमा नहीं जाते। जन्नत ने सीरियस होकर कहा, आप चिंता मत कीजिए भाभी, आप बेफिक्र होकर जाए और आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे मैं बखूबी निभाऊंगा और अपनी फैमिली को हर हाल में हर दुश्मन से प्रोटेक्ट करूंगा। शिवम की बात सुन जन्नत मुस्कुरा दी और शिवम को जाकर रेस्ट करने के लिए कहा। शिवम के जाने के बाद जन्नत के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। DK जो उसे अभी तक देख रहा था, अचानक से उसके एक्सप्रेशन देख उसे रेयांश की याद आ गई। जन्नत ने DK की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अभी टॉर्चर हाउस लेकर चलो। उद्धरण चिन्ह। जन्नत की बात सुनकर अब की बार तो DK को सदमा ही लग गया कि उसे टॉर्चर हाउस के बारे में भी पता है। उसने हैरानी जताते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है सरकार आपको कभी भी टॉर्चर हाउस के बारे में नहीं बताएंगे, आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? उद्धरण चिन्ह।
डीके का सवाल सुन जन्नत कुछ पल के लिए शांत हो गई, लेकिन वह जानती थी कि एक ना एक दिन उसे सबके सवालों के जवाब देने होंगे, इसलिए उसने चंद शब्दों में अपना जवाब उसे दे दिया और उसका जवाब सुनकर डीके ने भी आगे कुछ नहीं कहा। मैं ही गोल्डन बर्ड हूं और मुझे हर चीज की इन्फॉर्मेशन पता है, ये भी कि अंश ऋषभ बजाज को बचाने के लिए मुंबई गया था और तब से ही लापता है, जन्नत ने कहा। उसकी बात सुनकर डीके ने एक तरफ इशारा किया तो जन्नत भी उस तरफ बढ़ गई। दोनों जब बेसमेंट में बने टॉर्चर हाउस में आए तो वहां के एनवायरनमेंट को देखकर एक पल के लिए जन्नत की रूह कांप गई। तभी उसे एहसास हुआ कि जो अब तक उसके साथ नहीं था वह भी वहां आ चुका है, मतलब वो साया। लेकिन जन्नत ने बस एक नज़र उसकी तरफ देखा और कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर वह कुछ बोलेगी तो डीके उस सवाल जरूर करेगा। उद्धरण चिन्ह। और वैसे भी उसे साये की आदत हो गई थी, वह जान गई थी कि वह साया कोई इंसान नहीं बल्कि एक रूह है, लेकिन वह था कौन ये जानना अभी जन्नत का बाकी था। जन्नत आज तक भी उस साये का चेहरा नहीं देख पाई थी, वह हमेशा उन्हीं काले कपड़ों में घूमता था और उसका चेहरा वह भी किसी को दिखाई नहीं देता था। डीके उसे लेकर एलईडी स्क्रीन वाले रूम में गया, जहां पर मासूम पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही मासूम ने उन सब को देखा तो उसने डीके से हैरानी से पूछा, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। आई एम जन्नत रेयांश कपूर। जन्नत ने चंद शब्दों में जवाब दिया तो मासूम हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन जन्नत ने आगे कुछ नहीं कहा और उस स्क्रीन के पास जाकर कुछ करने लगी। मासूम बेचारी हैरानी से उसे देखती रह गई। उसने जन्नत को कुछ पल हैरानी से देखने के बाद डीके की तरफ देखा तो डीके ने उसे सब कुछ बताया और यह भी कि पूरा कपूर खानदान ऊपर मौजूद है। जन्नत ने कुछ पल टीवी स्क्रीन पर कुछ किया और फिर डीके की तरफ देखते हुए कहा, डीके रेयांश की लोकेशन ट्रेस हो गई है। अब हम उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें पहले प्लान बनाना होगा, तभी हम वहां तक जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या सरकार की लोकेशन पता चल गई? लेकिन मैं कितने दिन से ट्राई कर रही हूं, मुझे तो नहीं पता चली थी। मासूम ने हैरानी से पूछा तो जन्नत मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। डीके जो ये जानकर खुश हो गया था कि उसके सरकार की लोकेशन पता चल गई है। उसने मासूम का सवाल सुन जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि वह गोल्डन बर्ड है, वही गोल्डन बर्ड जिसकी मदद जग्गी और तुमने ली थी ब्लैक ईगल सोल के बारे में पता करने के लिए। क्या होगा मासूम का रिएक्शन और क्या राज है इस साये? 28 धुरंधर राजपूत साये का बलिदान। डीके जो ये जानकर खुश हो गया था कि उसके सरकार की लोकेशन पता चल गई है। उसने मासूम का सवाल सुन जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि वह गोल्डन बर्ड है, वही गोल्डन बर्ड जिसकी मदद जग्गी और तुमने ली थी ब्लैक ईगल सोल के बारे में पता करने के लिए। डीके की बात सुनकर मासूम हैरान रह गई और वह हैरानी से जन्नत को देखने लगी। अब हमें आगे क्या करना है? डीके ने सवाल किया। तो जन्नत ने साये की तरफ देखा, मानो उसके कहने का इंतजार कर रही हो ताकि वह अपना प्लान बना सके। साये ने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहूंगा कि तुम उन लोगों को बल के साथ नहीं हरा सकती, इसलिए तुम्हें छल से उन लोगों को हराना होगा। वह पूरा आइलैंड उस इंसान का ही है जिसने रेयांश को कैद किया है। अगर तुम उसके आइलैंड पर यूं ही जाओगी तो वो या तो तुम्हें भी रेयांश के साथ मार देगा या फिर तुम्हें टॉर्चर कर रेयांश को तोड़ेगा, क्योंकि यह बात तुम भी जानती हो कि तुम रेयांश की ताकत हो। और अब वक्त है सच में रेयांश की ताकत बनने का। भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है तो साबित कर दो कि तुम अपने परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। साये की बात सुनकर जन्नत ने कुछ नहीं कहा और सोचने लगी कि वह ऐसा क्या करे कि उसे उस आइलैंड पर जाने में आसानी हो। कुछ पल सोचने के बाद जन्नत ने डीके की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ डिवाइसेस चाहिए। हम उन लोगों पर सामने से वार नहीं कर सकते। हम दो हैं और वह आइलैंड उनका ही है, इसलिए हमें पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर यह काम करना होगा और हमें अभी ही वहां के लिए निकलना है। क्या तुम किसी चॉपर का इंतजाम कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। जन्नत की बात सुनकर डीके ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यहाँ पर हर तरह का मॉडर्न वेपन मौजूद है और जैसा भी डिवाइस आपको चाहिए या तो वह यहाँ मिल जाएगा या फिर मैं उसे अरेंज करवा दूंगा। यही आरके विला में सरकार का प्राइवेट चॉपर खड़ा है, हम उसे यूज कर सकते हैं, बताए हमें जाना कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। अंडमान निकोबार। जन्नत ने कहा तो डीके उसके बताए डिवाइसेस को लेने के लिए चला गया। डीके के जाने के बाद मासूम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैडम क्या आपको यहाँ से कुछ चाहिए? उद्धरण चिन्ह। मासूम की बात सुनकर जन्नत की नज़र उस पर गई। उसने पहली बार मासूम को देखा था, लेकिन वह उसे पहले से ही जानती थी। आखिर पिछले जन्म में उसकी वजह से ही मासूम ने अपनी जान दी थी। उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसकी जान चली गई थी। मुझे तुमसे बात करनी है।
कुछ बताना है तुम्हें जो तुम्हारा जानना जरूरी है, साय ने कहा। साय की बात सुनकर जन्नत ने उसकी तरफ देखा और फिर मासूम की तरफ देखकर उसे कुछ इक्विपमेंट लाने के लिए कहा। जैसे ही मासूम वहां से गई तो जन्नत ने साय की तरफ देखा तो साय ने उसे छत पर जाने के लिए कहा। अपनी बात कहकर वह साया वहां से गायब हो गया और ये देखकर जन्नत का मुंह बन गया और उसने खुद से ही कहा, काश मेरे पास भी ऐसी सुपर पावर होती। जन्नत जब छत पर आई तो उसने देखा वो साया रेलिंग के पास खड़ा एक टक चांद को देख रहा था। जन्नत आकर उसे देखने लगी तो साय ने कहा, कुछ बातें ऐसी हैं जो वहां जाने से पहले तुम्हें जानना जरूरी है। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि यह ब्लैक ईगल सोल कौन है और तुम्हारे पति के पीछे ही क्यों पड़ा है? उद्धरण चिन्ह। जानना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, सिर्फ इस ब्लैक ईगल सोल के बारे में ही नहीं बल्कि आपके बारे में भी, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि आप इंसान नहीं है बल्कि एक सोल है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी और रेयांश की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। आपने कहा था कि मेरे रिबर्थ के पीछे आपका ही हाथ है, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मुझ पर इतनी बड़ी मेहरबानी करने के पीछे आपकी क्या वजह थी, क्योंकि बिना किसी वजह के तो कोई अपना सगा भी मदद नहीं करता। जन्नत ने साय को घूर कर देखते हुए पूछा। जन्नत की बात सुनकर साय के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, सच में बहुत ही ज्यादा बदलाव आ गया है तुम में। खैर मुझे अच्छा लगा ये जानकर। हाँ, मेरी अपनी खुदगर्जी छिपी हुई है तुम्हारी मदद करने के पीछे, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। आपको मेरी कैसी मदद चाहिए? जन्नत ने हैरानी से पूछा तो वही साय ने बिना उसे देखे कहा, इन सब बातों के लिए ये सही वक्त नहीं है। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, फिलहाल के लिए तो तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि ब्लैक ईगल सोल कौन है। उद्धरण चिन्ह। बताए, ऐसा क्या जानते हैं आप उस इंसान के बारे में जो मैं नहीं जानती, और क्यों पड़ा है वो हंस के पीछे? जन्नत ने पूछा तो साय ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, उस ब्लैक ईगल सोल गैंग के लीडर का नाम शौर्य राजपूत है और उसकी तुम्हारे पति से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वह तुम्हारे पति के पीछे पड़ा है तो उसकी वजह शौर्य राजपूत का बाप धुरंधर राजपूत। धुरंधर राजपूत तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। उसने सालों पहले भी इस परिवार को बर्बाद किया था और एक बार फिर उसकी नजरें इसी परिवार पर है। साय ने कहा, लेकिन उसकी पीठ जन्नत की तरफ थी, इसीलिए जन्नत उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं देख पाई, जो ये सब बातें कहते हुए गुस्से से लाल हो रखा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी धुरंधर राजपूत के लिए। धुरंधर राजपूत ये कौन है और उसकी कपूर खानदान से क्या दुश्मनी है? जन्नत ने सवाल किया तो साय ने मुड़कर जन्नत की तरफ देखा और उसके सवालों का जवाब देने लगा। जैसे जैसे जन्नत उसकी बातें सुन रही थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी, यहाँ तक कि एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गई, लेकिन उसने वक्त रहते अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। सारी बातें सुनने के बाद जन्नत ने साय की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही? आप वही हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, जो तुम सोच रही हो मैं वही हूँ, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में किसी से बात ना करो, क्योंकि धुरंधर राजपूत बहुत ही खतरनाक इंसान है। मैं तुम्हें जब जो करने के लिए कहूं तुम्हें बस वही करना है। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, इससे तुम्हारी ताकत 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। साय ने कहा और अपने गले से निकालकर एक लॉकेट जन्नत की तरफ बढ़ा दिया। जन्नत ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह ले लिया तो साय ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ और अपने पति को लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। साय की बात सुनकर जन्नत के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। तभी वहां पर डीके आया और उसने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, सारी तैयारियां हो गई हैं मैडम। डीके की बात सुनकर जन्नत ने उसकी तरफ देखा और फिर हाँ में गर्दन हिलाकर उसकी तरफ बढ़ गई। लेकिन जन्नत ने जब पलटकर रेलिंग की तरफ देखा तो वहां पर वह साया अभी भी वहीं खड़ा एक टक चांद को निहार रहा था। जन्नत ने साय की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, आपका बलिदान को मैं यूं ही नहीं दूंगी, मैं उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचकर रहूंगी, यह मेरा वादा है आपसे, और हाँ, मैं आपकी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ भी करूंगी। उद्धरण चिन्ह। जन्नत जब नीचे आई तब उस वक्त हाल में कोई नहीं था। डीके और जन्नत सीधे बैक एरिया में आए जहां पर एक 10 सीटर चॉपर खड़ा था। जन्नत ने चॉपर के अंदर जाकर वहां पर रखे सामान को अरेंज किया और वहीं पर अपने लिए एक छोटा सा कैबिन तैयार किया। उस छोटी सी मेज के ऊपर कई सारे इक्विपमेंट एक दूसरे से कनेक्ट होकर रखे थे और उन सब के नीचे ग्लू लगाकर उन्हें फिक्स किया गया था, जिससे चॉपर जब हवा में हो तब वह इक्विपमेंट वाइब्रेशन से हिले ना। जन्नत ने जब सब कुछ ठीक से अरेंज कर दिया तो डीके ने उससे पूछा, मैडम क्या अब हम उड़ान भर सकते हैं? तो जन्नत ने डीके की तरफ देखते हुए कहा, अभी नहीं, रुको, पहले ये बताओ कि हमारी गन कहाँ है। उद्धरण चिन्ह।
जन्नत की बात सुनकर डीके ने वही रखे एक बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें है गन्स और नाइट विजन गॉगल्स भी। डीके की बात सुनकर जन्नत ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर बाहर खड़ी मासूम को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उसके बाद उनके चॉपर ने उड़ान भर दी। अगली सुबह की पहली किरण के साथ उन लोगों का चॉपर अंडमान निकोबार द्वीप पर लैंड हुआ। चॉपर से उतरने के बाद डीके और जन्नत ने सबसे पहले प्राइवेट यॉट खरीदी और उस पर अपना सारा सामान रखा। उन दोनों के साथ 5 बॉडीगार्ड और आए थे, जिन्हें डीकेआर के मेंशन से लाया था, और वह कोई नॉर्मल बॉडीगार्ड नहीं थे, वह आर्मी रिटायर्ड बॉडीगार्ड्स थे। उन्हें ब्लैक कमांडो की ट्रेनिंग मिली हुई थी। उस प्राइवेट यॉट पर आने के बाद जन्नत नीचे केबिन में जाकर अपना सारा सामान सेट करने लगी। 2 बॉडीगार्ड जहां उसकी मदद कर रहे थे तो वही 3 बॉडीगार्ड खाने पीने के लिए पैक्ड फूड, पानी, मेडिसिन की सब चीजों का इंतजाम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें वहां पर कितने दिन लग जाएंगे, इसीलिए उनका तैयारी के साथ जाना जरूरी था। डीके ने भी एक्स्ट्रा फ्यूल और एक्स्ट्रा लाइट का पूरा प्रबंध कर दिया था। यॉट पर ही एक पर्सनल वाईफाई लगा हुआ था जिसे जन्नत ने हैक कर लिया था और उसके थ्रू ही वह अपना सारा काम करने वाली थी। वह उन लोगों पर अपनी हैकिंग पावर से हमला करने वाली थी और उसके बाद ही वो उन लोगों के सामने जाने वाले थे। उनका आधा दिन तैयारी में ही निकल गया। दोपहर को उनकी यॉट उस आइलैंड के लिए रवाना हो गई। वह आइलैंड वहां से 150 किलोमीटर दूर था, तो उन्हें जाने में कम से कम 4-5 घंटे से ऊपर लगने वाले थे, जहां उस प्राइवेट यॉट का कैप्टन उसको कंट्रोल करते हुए चल रहा था। तो वही जन्नत नीचे केबिन में बैठी उस आइलैंड के सिस्टम को हैक कर चुकी थी और उसने अपनी पहली चाल भी चल दी थी। उसने वहां पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को हैक कर पता लगा लिया था कि रेयांश कहाँ है, और अब रेयांश की लाइव वीडियो उसके सामने चल रही थी, जहां रेयांश और जग्गी जंजीरों में बंधे खड़े थे। रेयांश की हालत देखकर जन्नत को अपने दिल में दर्द हुआ और उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर रेयांश को याद किया। शाम के करीबन 6 बजे के आसपास उनकी यॉट उस आयरलैंड से 4 से 5 किलोमीटर दूर खड़ी थी, जहां से जन्नत अपनी हैकिंग पावर का इस्तेमाल करती हुई उन पर हमला करने के लिए खुद को रेडी कर रही थी। उसने ऑलरेडी वहां के सारे सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लिया था और अब वह उन सब में गौर से कुछ बड़ा ढूंढने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक उन बॉडीगार्ड्स को देखने के बाद जन्नत ने कुछ अंदाजा लगाया और फिर कैप्टन की तरफ देखते हुए कहा, आप याच को आगे बढ़ाते रहे। उद्धरण चिन्ह। जन्नत के कहने पर कप्तान ने वैसा ही किया, तो जन्नत ने अपने लैपटॉप पर कुछ करते हुए डीके से कहा, क्या तुम्हें जादू देखना पसंद है? उद्धरण चिन्ह। जन्नत ने पूछा तो डीके हैरानी से उसे देखने लगा, तो जन्नत ने लैपटॉप में कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ उसे देखने का इशारा किया और फिर एक बटन प्रेस किया। जन्नत के वह बटन प्रेस करते ही वहां पर पहरा दे रहे बॉडीगार्ड एक एक कर अपने आप लुढ़कने लगे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है, और अगले आधे घंटे के अंदर ही वह पूरा विला इन एकदम खाली हो गया था। वही ब्लैक ईगल सोल यानी शौर्य राजपूत अपने कमरे में एक लड़की के साथ था और उसके कमरे में घोर अंधेरा था। बस रहकर कमरे में उस लड़की की सिसकियां सुनाई दे रही थी। बाहर क्या हो रहा था और क्या नहीं, इससे शौर्य को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके हिसाब से तो उसकी सिक्योरिटी इतनी मजबूत थी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस इंसान को उसने कैद किया है, उस इंसान की बीवी इतनी खतरनाक है कि वह यहां आने से पहले ही उसके बॉडीगार्ड्स को मार चुकी थी, वह भी बिना किसी हथियार के। खैर उसे क्या पता था, वह तो मजे से उस लड़की के साथ अपनी रात हसीन कर रहा था। उसका कमरा साउंड प्रूफ था, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं चला, और वैसे भी जन्नत ने साइलेंट वार किया था, इसीलिए वह सारे बॉडीगार्ड बिना किसी आवाज के एक के बाद एक मरते चले गए। तो आप सबको क्या लगता है, जन्नत रेयांश को सही सलामत ला आएगी या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आ जाएगा? क्या होगा जब शौर्य राजपूत को पता चलेगा कि जन्नत रेयांश कपूर उसकी टेरिटरी में आकर उसे ही बर्बाद कर चुकी है? 29 जान तुम यहाँ कैसे हो, रातों रात उजड़ी दुनिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस इंसान को उसने कैद किया है, उस इंसान की बीवी इतनी खतरनाक है कि वह यहां आने से पहले ही उसके बॉडीगार्ड्स को मार चुकी थी, वह भी बिना किसी हथियार के। खैर उसे क्या पता था, वह तो मजे से उस लड़की के साथ अपनी रात हसीन कर रहा था। उसका कमरा साउंड प्रूफ था, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं चला, और वैसे भी जन्नत ने साइलेंट वार किया था, इसीलिए वह सारे बॉडीगार्ड बिना किसी आवाज के एक के बाद एक मरते चले गए। दरअसल उन सभी बॉडीगार्ड के गले में एक ताबीज था जिसमें साइनाइड था। जब उन लोगों ने ब्लैक ईगल सोल गैंग की मेंबरशिप ली थी, तब उन्हें वह साइनाइड वाला ताबीज दिया गया था गैंग की सिक्योरिटी के लिए, कि अगर उन्हें कभी पुलिस पकड़ ले या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि उन्हें अपनी गैंग की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़े, तो ऐसा करने से पहले वह अपने गले में बंधे उस साइनाइड को खाकर खुदकुशी कर ले।
जन्नत ने बस उस साइनाइड वाले ताबीज की केमिकल रिएक्शन वाली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस एरिया में पैदा की, जिससे वह ताबीज फट गया और साइनाइड उन बॉडीगार्ड्स के शरीर में फैल गया, जिससे वो सब पल भर में ही खत्म हो गए। करीबन 15 मिनट के बाद ही डी के, जन्नत और पांचों बॉडीगार्ड उस आइलैंड पर उतरे। जन्नत के हाथ में एक आईपैड था जिसमें वह सारा रास्ता देख रही थी। उसे सबसे पहले रेयांश के पास पहुंचना था, तो उसने शौर्य को डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। वह जानती थी ऐश्वर्या अपने कमरे में क्या कर रहा है, क्योंकि उसने सीसीटीवी फुटेज में शौर्य और उस लड़की को कमरे के अंदर जाते हुए देख लिया था। शौर्य, उस लड़की के अलावा घर के कुछ सर्वेंट मौजूद थे जो फिलहाल सो रहे थे। जन्नत बेखौफ होकर चल रही थी और करीबन 10 मिनट के चलने के बाद पहुंची जहां पर एक कमरे के अंदर अंडरग्राउंड रास्ता बनाया गया था। जन्नत ने उस कमरे के अंदर जाकर सीक्रेट दरवाजे को अनलॉक किया। उसने पासवर्ड को क्रैक कर दिया था। जैसे जैसे जन्नत आगे बढ़ रही थी, उसका दिल दोगुनी रफ्तार से धड़क रहा था। करीबन 2 मिनट और चलने के बाद जन्नत ने उस रूम का दरवाजा खोला जिसमें रेयांश था। दरवाजा खोलते ही जन्नत की नज़र रेयांश कर गई, जो एकटक जमीन को देखे जा रहा था। रेयांश को देखते ही जन्नत में अपना आईपैड पीछे खड़े बॉडीगार्ड को दिया और दौड़कर जन्नत रेयांश के पास जाकर उसे हक कर लिया। रेयांश, जो अपनी ही सोच में गुम था, वह अचानक से इस झटके से चौंक गया और उसकी आंखें बंद हो गई। लेकिन अगले ही पल उसके जहन में जो खुशबू का एहसास हुआ, उससे रेयांश की आंखें खुल गई और उसने हैरानी से अपने सीने से लगी हुई जन्नत को देखा। जन्नत को देखकर उसे ऐसा लगा कि शायद शौर्य ने जो कहा था वह उसने कर दिया। उसने जन्नत को किडनैप कर यहाँ लाकर पटक दिया। उसने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर डीके और अपने उन भरोसेमंद 5 बॉडीगार्ड को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने जन्नत की तरफ देखते हुए उससे पूछा, जान, तुम यहाँ कैसे पहुंची? आपको ले जाने आई हूँ। आप जानते हैं ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो सोचिए, इतने दिनों तक आपसे दूर रहकर मैं कितनी तड़पी हूँ, तो सोचा इस तड़प को ही खत्म कर आपको अपने पास वापस ले आओ, तो आ गई। मैं आपको ले जाने के लिए, जन्नत ने रेयांश से दूर होकर उसकी बेड़ियों को खोलते हुए कहा। जग्गी को भी आवाज सुनकर होश आ गया था। वह आंखें बंद कर आराम कर रहा था। उसने जैसे ही जन्नत और बाकी सबको देखा, उसने चमकती आंखों के साथ डीके से कहा, शुक्र है मामिक, तू हमने बचान आ गया। उद्धरण चिन्ह, मैं तुझे बचाने के लिए नहीं आया, मैं तो जन्नत मैडम के साथ सरकार को बचाने के लिए आया हूं, तो यही रह देख ने कहा। तो जगी की नजर रेयांश के पास खड़ी जन्नत पर गई और उसने जन्नत को देखते हुए कहा, तो तेरी जरूरत मुझे है भी नहीं, मेरी भाभी माँ मुझे बचा लेगी। उद्धरण चिन्ह, उसकी नौटंकी देख डी के मुस्कुरा दिया और उसे खोल बाहर ले गया। रेयांश को खोलने के बाद जन्नत दोबारा उसके गले से लग गई, तो रेयांश ने भी कसकर जन्नत को अपने गले से लगाते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था जान, यहाँ पर बहुत खतरा है। उद्धरण चिन्ह, आपके लिए तो मैं मौत के मुंह में भी आ सकती हूँ। आप हैं तो आपकी यह जान है। और अपनी बात कहकर जन्नत ने रेयांश के चेहरे को चूम लिया। रेयांश की हालत ज्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए वह कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रहा था। जन्नत अपने कंधे का सहारा देते हुए रेयांश को बाहर लेकर आए और उसने उन बॉडीगार्ड की तरफ देख कुछ इशारा किया और उनसे कहा, ठीक 10 मिनट के अंदर काम करके यॉट पर पहुंच जाना। उद्धरण चिन्ह, जन्नत की बात सुनकर बॉडीगार्ड सिर हिलाकर चले गए। 3 बॉडीगार्ड चले गए थे और 2 वहीं रुक गए थे। एक बॉडीगार्ड ने दूसरी तरफ से आकर रेयांश को सहारा दिया और दूसरे ने जग्गी को, क्योंकि दोनों को ही चलने में दिक्कत हो रही थी। इतने दिन तक लगातार खड़े रहने की वजह से उन दोनों के पैर और हाथ सुन्न हो गए थे। रात के अंधेरे में वापस यॉट पर गए और ठीक 10 मिनट के बाद वह तीनों बॉडीगार्ड भी आ गए और उन्होंने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, काम हो गया है मैडम। उनकी बात सुनकर जन्नत हल्का सा मुस्कुराए और उसने कैप्टन को यॉट आगे बढ़ाने के लिए। कुछ दूर जाने पर जन्नत ने अपने हाथ में पड़े टैब में कुछ किया और एक पल में ही एक बड़ा सा धमाका उस आइलैंड पर हुआ और उसके बाद कई छोटे छोटे धमाके हुए। एक पल में आइलैंड पर बना वह महल राख हो गया। जन्नत उसी यॉट में बने एक छोटे से कमरे में आई जहां पर रेयांश लेटा हुआ था। जन्नत ने वहीं पर रखा मेडिकल बॉक्स उठाया और रेयांश की चोटों पर मरहम पट्टी की। उसके बाद उसने रेयांश की बैठने में मदद की। तभी डी के वहां पर खाना लेकर आ गया और उसने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मैडम ये खाना। जन्नत ने उससे खाना लिया और रेयांश के पास आए। डी के वहां से खाना देकर चला गया। जन्नत ने अपने हाथों से ही रेयांश को खाना खिलाया। रेयांश बस चुपचाप जन्नत को देख रहा था। जन्नत ने भी उससे कुछ नहीं कहा। अगली सुबह तक वह सब अंडमान निकोबार पहुंच गए थे। वहां से वह सब अपने प्राइवेट चॉपर में दिल्ली वापस आने के लिए उड़ान भर चुके थे। करीबन 4 से 5 घंटे चॉपर में बिताने के बाद वह सभी दिल्ली पहुंच गए।
जैसे ही चॉपर आर के विला में लैंड हुआ, रियांश ने हैरानी से पहले डीके की तरफ देखा और फिर जन्नत की तरफ। जन्नत रियांश की तरफ देख हल्का सा मुस्कुराए और उसने रियांश को सहारा देते हुए उसे चलने का इशारा किया तो रियांश उसके साथ अंदर आया। जैसे ही रियांश और जन्नत हाल में पहुंचे, हाल में बैठी दादी माँ महिमा जी, अवनी और शिवम की नजर उन पर पड़ी तो वह हैरानी से अपनी जगह से खड़े हो गए। महिमा जी ने दौड़कर आगे आ रेयांश को अपने सीने से लगाते हुए कहा, तू ठीक तो है ना बेटा, तुझे इतनी चोट कैसी लगी? जान बेटा, ऐसे क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। रेयांश ने कुछ नहीं कहा तो महिमा जी उससे दूर हो गई। जन्नत ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। अरे ऐसे कैसे चिंता ना करें बेटा, तुम बच्चों से ही तो हमारा सब कुछ है और तुम्हें ऐसे देखकर हमारे दिल पर क्या बीती है ये हमें ही पता है। अंश बेटा, तुम ठीक तो हो ना? दादी माँ ने आगे आते हुए पूछा। दादी माँ की बात सुनकर रेयांश ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आराम करना है। उद्धरण चिन्ह। माँ, दादी माँ ये अभी काफी थके हुए हैं, मैं इन्हें लेकर जाती हूँ, हल्के ठीक हो जाए तब आप इनसे बात कर लेना। जन्नत ने कहा और फिर डीके से अपना कमरा पूछा तो रियांश ने उससे कहा, सीढ़ियों के पीछे लिफ्ट है, वहां से फर्स्ट फ्लोर पर चलो, वहां से लेफ्ट साइड में फोर्थ कमरा हमारा ही है। उद्धरण चिन्ह। रेयांश के कहने पर जन्नत ने वैसा ही किया और उसे लेकर ऊपर चली गई। कमरे में आने के बाद जन्नत हैरान रह गई क्योंकि इस कमरे की डेकोरेशन भी हूबहू उनके जन्नत मेंशन वाले कमरे के जैसे ही थी, बस डायरेक्शन अलग अलग थी। जन्नत ने रियांश को बेड पर आराम से बिताया और फिर उसके पैर उठाकर बेड पर रखे। उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया। जन्नत ने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, आप आराम कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को कॉल कर बुलाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस मेरे कपड़े चेंज करने में मेरी हेल्प कर दो। रियांश ने कहा, नहीं, आपको डॉक्टर की जरूरत है और मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। आप एक मिनट दीजिए, मैं अभी आपके कपड़े चेंज करती हूँ। अपनी बात कहकर जन्नत ने प्रियंका को कॉल किया और उसे एड्रेस दे आने के लिए कहा। प्रियंका से बात हो जाने के बाद जन्नत ने चेंजिंग रूम में जाकर देखा तो वहां पर रियांश के कपड़े रखे हुए थे। वह उन कपड़ों में से एक टी शर्ट और लोअर लेकर आई क्योंकि वह कपड़े ही ज्यादा कंफर्टेबल थे। कपड़े बेड पर रखने के बाद जन्नत वॉशरूम गई और वहां से एक बकेट में गर्म पानी एक टॉवल लेकर वापस आए। रेयांश हैरानी से जन्नत को देखने लगा, लेकिन जन्नत ने बिना कुछ कहे रेयांश की शर्ट के बटन खोलने शुरू किया। रेयांश की शर्ट निकालने के बाद जन्नत ने उसकी पैंट को भी रिमूव कर दिया और तौलिए को उस गर्म पानी की बकेट में डालने के बाद उससे रेयांश का शरीर पोंछा। वो सब करने के बाद जन्नत ने रेयांश को दूसरे कपड़े पहनाए जो वह लेकर आई थी। रेयांश के कपड़े चेंज करने के बाद जन्नत ने नीचे फोन कर मासूम को खाना भेजने के लिए कहा और उसने स्पेशली रेयांश के लिए हल्का फूड मंगवाया। माँ, दादी माँ ये अभी काफी थके हुए हैं, मैं इन्हें लेकर जाती हूँ, हल्के ठीक हो जाए तब आप इनसे बात कर लेना। जन्नत ने कहा और फिर डीके से अपना कमरा पूछा तो रियांश ने उससे कहा, सीढ़ियों के पीछे लिफ्ट है, वहां से फर्स्ट फ्लोर पर चलो, वहां से लेफ्ट साइड में फोर्थ कमरा हमारा ही है। उद्धरण चिन्ह। रियांश के कहने पर जन्नत ने वैसा ही किया और उसे लेकर ऊपर चली गई। कमरे में आने के बाद जन्नत हैरान रह गई क्योंकि इस कमरे की डेकोरेशन भी हूबहू उनके जन्नत मेंशन वाले कमरे के जैसे ही थी, बस डायरेक्शन अलग अलग थी। जन्नत ने रियांश को बेड पर आराम से बिताया और फिर उसके पैर उठाकर बेड पर रखे। उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया। जन्नत ने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, आप आराम कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को कॉल कर बुलाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस मेरे कपड़े चेंज करने में मेरी हेल्प कर दो। रेयांश ने कहा, नहीं, आपको डॉक्टर की जरूरत है और मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। आप एक मिनट दीजिए, मैं अभी आपके कपड़े चेंज करती हूँ। अपनी बात कहकर जन्नत ने प्रियंका को कॉल किया और उसे एड्रेस दे आने के लिए कहा। प्रियंका से बात हो जाने के बाद जन्नत ने चेंजिंग रूम में जाकर देखा तो वहां पर रेयांश के कपड़े रखे हुए थे। वह उन कपड़ों में से एक टी शर्ट और लोअर लेकर आई क्योंकि वह कपड़े ही ज्यादा कंफर्टेबल थे। कपड़े बेड पर रखने के बाद जन्नत वॉशरूम गई और वहां से एक बकेट में गर्म पानी एक टॉवल लेकर वापस आए। रेयांश हैरानी से जन्नत को देखने लगा, लेकिन जन्नत ने बिना कुछ कहे रेयांश की शर्ट के बटन खोलने शुरू किया। रेयांश की शर्ट निकालने के बाद जन्नत ने उसकी पैंट को भी रिमूव कर दिया और तौलिए को उस गर्म पानी की बकेट में डालने के बाद उससे रेयांश का शरीर पोंछा। वो सब करने के बाद जन्नत ने रेयांश को दूसरे कपड़े पहनाए जो वह लेकर आई थी। रेयांश के कपड़े चेंज करने के बाद जन्नत ने नीचे फोन कर मासूम को खाना भेजने के लिए कहा और उसने स्पेशली रेयांश के लिए हल्का फूड मंगवाया। 30 टेल मी ट्रूथ।
कहा था ना कि जन्नत हर किसी को नसीब नहीं होती। रेयांश की शर्ट निकालने के बाद जन्नत ने उसकी पैंट को भी रिमूव कर दिया और तौलिए को उस गर्म पानी की बकेट में डालने के बाद उससे रेयांश का शरीर पोंछा। वो सब करने के बाद जन्नत ने रेयांश को दूसरे कपड़े पहनाए जो वह लेकर आई थी। रेयांश के कपड़े चेंज करने के बाद जन्नत ने नीचे फोन कर मासूम को खाना भेजने के लिए कहा और उसने स्पेशली रेयांश के लिए हल्का फूड मंगवाया। कुछ देर बाद एक सर्वेंट दलिया और एक जूस का ग्लास देकर गई। दलिया लेकर जन्नत रेयांश के पास आए और उसने रेयांश की तरफ देखते हुए कहा, जब तक प्रियंका आती है तब तक आप कुछ खा लीजिए। जन्नत की बात सुनकर रेयांश में कुछ नहीं कहा तो जन्नत ने उसके पास बैठकर बाउल से एक चम्मच दलिया निकाला और उसे रेयांश की तरफ बढ़ा दिया। रेयांश ने भी चुपचाप खा लिया। जन्नत को कुछ अजीब तो लग रहा था लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि रेयांश के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन क्या वह ये समझ नहीं पा रही थी क्योंकि हमेशा की तरह रेयांश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रेयांश को दलिया खिलाकर जन्नत ने वह दलिये का बाउल वापस ट्रे में रख दिया। वह उठकर ट्रे को रखने के लिए जाने लगी तो रेयांश ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया तो जन्नत सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। रेयांश ने ट्रे से जूस का गिलास उठा उसे जन्नत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरा ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना भूल गई जान, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। लो इसे पायो और अपने लिए भी खाना मंगवाओ। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर जन्नत ने मुस्कुराते हुए जूस का गिलास ले लिया और उसे एक ही बार में फिनिश कर दिया। ट्रे को टेबल पर रखने के बाद जन्नत रेयांश के पास आए और बेड के दूसरी तरफ से आकर उसके पास बैठ गई। रेयांश अब तक लेट गया था। रेयांश ने अपना हाथ आगे बढ़ा, जन्नत को खुद के करीब आने इशारा किया तो जन्नत उसकी बाहों में चली गई। रेयांश बेड पर लेट एकटक सीलिंग को देखते हुए कुछ सोच रहा था और जन्नत एकटक उसके चेहरे को ही देख रही थी। उसने थोड़ा सा उचक कर रेयांश के गाल पर किस करते हुए कहा, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, पर फिलहाल आपका आराम करना ज्यादा जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। जन्नत की बात सुनकर रेयांश ने उसकी तरफ देखा और फिर जन्नत की तरफ करवट ले उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहा, जान तुम और डी के वहां पर पहुंचे कैसे, और वह आइलैंड तो उस ब्लैक ईगल सोल का ही था, तो फिर तुम लोगों ने उनके आदमियों को कैसे मारा? वहां पर करीबन 100 से ज्यादा आदमी थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये सब किया कैसे, टेल मी ट्रूथ। रेयांश की बात सुनकर जन्नत ने रेयांश की आंखों में देखते हुए उससे पूछा, क्या आपको मुझ पर विश्वास है? उद्धरण चिन्ह। खुद से भी ज्यादा जान, मुझे पता है कि तुम मुझे लेने के लिए वहां गई थी, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहां हूं? रेयांश ने जन्नत से पूछा, अगर मैं आपको कुछ बताऊंगी तो क्या आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे? जन्नत ने कहा तो रेयांश ने जन्नत के माथे को चूमते हुए कहा, हाँ जान। रेयांश के कहने पर जन्नत ने उसे शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी बता दी, लेकिन उसने साए का जिक्र नहीं किया। सीक्रेट दरवाजे पर उसने रेयांश से कहा कि एक दिन अचानक उसका झुमका कपड़े निकालते वक्त उस अलमारी के पीछे पड़ गया था। जब उसने अलमारी सरका कर देखा तो उसे उस सीक्रेट दरवाजे के बारे में पता चला और वह क्यूरियोसिटी के साथ उस दरवाजे के अंदर चली गई। तब उसे पता चला था कि वह दरवाजा आउट हाउस में खुलता है, और रेयांश ने जन्नत की बात पर विश्वास कर लिया क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल था। तो वही अटैक के बारे में जन्नत ने वही कहानी बताई थी जो दादी माँ को बताई थी कि उसने नौकरों की चीख सुनकर जब बाहर आकर देखा तो कुछ लोग हथियार के साथ घर के अंदर घुस रहे थे। अब वो ये बताती भी कैसे कि साए ने उसकी मदद की है, लेकिन जन्नत ने रेयांश को गोल्डन बड वाली बात बता दी थी कि वो ही गोल्डन बड है, और यह भी कि उसके गले में जो लॉकेट है वह उसे ही ट्रेस कर वहां तक पहुंची थी। जन्नत की पूरी बात सुनने के बाद रेयांश हैरानी से उसके चेहरे को देखता रह गया। कहाँ वह अपनी जन्नत को मासूम सी समझता था और कहाँ उसकी यही प्यारी और मासूम सी बीवी डेविल हैकर बनी घूम रही है। रेयांश ने थोड़ा आगे बढ़कर एक झटके में जन्नत के होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लिया और उसे डीपली किस करने लगा। अब भला इतने दिनों की जो तड़प उसके अंदर थी उसे शांत करना ही था। जन्नत के होठों पर जी भरकर अपना प्यार लुटाने के बाद रेयांश ने जन्नत के होंठ पर काट लिया और उससे दूर होकर एकटक जन्नत को देखने लगा। रेयांश के ऐसा करने पर जन्नत का मुंह बन गया और वह गहरी गहरी सांस लेते हुए रेयांश को घूर रही थी। जन्नत की घूरती हुई नजरों को देखकर रेयांश में आगे बढ़ उसके गाल पर किस करते हुए कहा, अगर ऐसे देखोगी तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा जान, और फिलहाल मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं तुम्हें टॉर्चर कर सकूं। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर जन्नत ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी।
तुम्हारी इसी खनक के लिए तो मैं तरस गया था जान, मुझे तुम ऐसी पसंद हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम अपनी मासूमियत खोकर इस काली दुनिया में अपना कदम रखो। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है जान, वादा करो आज के बाद तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो, चाहे फिर बात मेरी जान की क्यों ना हो, रेयांश ने सीरियस होते हुए कहा। रेयांश की बात सुनकर जन्नत सीरियस हो गई और उसने रेयांश की तरफ देखते हुए उससे कहा, आई एम सॉरी लेकिन यह वादा मैं आपसे नहीं कर सकती क्योंकि जब भी आप पर कोई आंच आएगी तो मैं उसे हंसते हंसते अपने सिर पर ले लूंगी और आपको बचाने के लिए मुझे मौत के मुंह में भी जाना पड़े तो मैं खुशी खुशी वहां पहुंच जाऊंगी। आप हैं तो आपकी यह जान है, आप नहीं तो आपकी यह जान भी नहीं। आपने ही कहा था ना कि हमारा रिश्ता दिल का रूह से है, तो आप ही बताइए जब दिल तड़पेगी तो रूह को सुकून कहाँ से मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। जन्नत की बात सुनकर रियांश बेबसी से उसे देखने लगा। उसे आज जन्नत की आंखों में खुद के लिए वही जुनूनियत और प्यार नजर आ रहा था जो उसकी खुद की आंखों में जन्नत के लिए था। रियांश ने एक गहरी सांस ली और फिर जन्नत की तरफ देखते हुए पूछा, और तुम उसका क्या करने वाली हो? उसे कल सुबह 7 में देखते हैं, तब तक आप आराम कीजिए और मैं आपको थोड़ा परेशान करती हूँ। अपनी बात कहकर जन्नत ने थोड़ा उचक कर रियांश की कॉलर बोन पर बाइट कर लिया तो रियांश ने घूरकर जन्नत को देखते हुए कहा, अब तुम मेरा फायदा उठा रही हो। उद्धरण चिन्ह। नहीं, इसे फायदा उठाना नहीं कहते, इसे प्यार करना कहते हैं। जन्नत ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा और अगले पल खिलखिलाकर हंसने लगी और उसकी हंसी रियांश को सुकून दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में एक बड़ी सी हवेली के अंदर लिविंग हॉल में एक 50 से 55 साल का इंसान बैठा हुआ था और उसके सामने ही दो इंसान घुटनों के बल बैठे हुए थे। उस इंसान ने उन्हें देखते हुए कहा, निकम्मो, जो काम करने के लिए कहा था वह तो तुम कर नहीं पाए और अब मुझसे जान की भीख मांग रही हो। उद्धरण। प्लीज हुकुम सा, हमें एक मौका और दे दीजिए, हम कैसे भी कर उसे बॉर्डर पार ले जाएंगे, बस हमें एक मौका चाहिए। सामने बैठे दोनों आदमियों में से एक ने कहा। तो सामने बैठे इंसान ने कहा, एक मौका दिया था तुम्हें और धुरंधर राजपूत बार बार मौके नहीं देता। तुम क्या चाहते हो, तुम्हें एक मौका और देखकर मैं अपना करोड़ का नुकसान कर लूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अपनी बात कहकर धुरंधर राजपूत ने उन दोनों को शूट कर दिया और फिर एक आदमी की तरफ देखते हुए कहा, राणा, गंदगी पसंद नहीं, मुझे साफ करो, ये पूरा दिन खराब कर दिया। उद्धरण चिन्ह। धुरंधर राजपूत की बात सुनकर उसका दायां हाथ राणा आगे आया और उसने वहां खड़े बॉडीगार्ड को वह लाश ले जाने के लिए कहा और कुछ नौकरों ने जल्दी से आकर हॉल एकदम पहले जैसा कर दिया। तभी एक इंसान हवेली के अंदर भागता हुआ आया। उसने अंदर जाकर हौंफते हुए कहा, हुकुम सा, वो छोटे सरकार, वो बॉम्ब, वो टीवी। इससे आगे वह इंसान कुछ कह नहीं पाया क्योंकि वह कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ था और उसके चेहरे की हवाएं पूरी तरह से उड़ी हुई थी। रैया, थम जा, सांस ले छोड़े, बता के बात होगी, किस बारे में बात कर रहे हो और क्या हुआ है शौर्य को? धुरंधर राजपूत ने उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाओं को देखते हुए उससे पूछा। वो हुकुम सा, टीवी पर न्यूज आ रही है कि छोटे सरकार के आइलैंड पर बम धमाका हुआ है, आप देखिए, उस इंसान ने घबराहट के साथ कहा। तो धुरंधर राजपूत ने राणा की तरफ इशारा किया तो राणा ने जल्दी से आगे बढ़ हाल में लगी बड़ी सी एलईडी टीवी का बटन ऑन कर चैनल को न्यूज चैनल पर सेट किया तो वहां पर एक न्यूज ब्रेकिंग न्यूज के साथ फ्लैश हो रही थी। न्यूज में लिखा था, राजस्थान के हुकुम साथ धुरंधर राजपूत के बेटे शौर्य राजपूत पर रात के सन्नाटे में हुआ हमला। सूत्रों के हवाले अभी अभी ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है कि धुरंधर राजपूत के बेटे शौर्य राजपूत छुट्टियां मनाने के लिए अंडमान निकोबार से 150 किलोमीटर दूर अपने प्राइवेट आइलैंड पर गए हुए थे, लेकिन उनके दुश्मनों को उनके वहां होने की खबर मिली तो उन्होंने हवाई हमले के जरिए उनके हॉलिडे हाउस पर हमला कर दिया। हालांकि सूत्रों की माने तो वहां पर शौर्य राजपूत की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी, लेकिन उनके दुश्मनों ने हैकिंग पावर का इस्तेमाल कर उन पर अटैक किया और देखते ही देखते उनका वह खूबसूरत सा हॉलिडे हाउस राख में तब्दील हो गया और उसके साथ ही शौर्य राजपूत अपने इस घर में जलकर राख हो गए। देखिए, अभी अभी एक वीडियो भी वायरल हो रही है। ये कहकर न्यूज एंकर ने वह वीडियो फ्लैश की तो उस वीडियो को देखकर धुरंधर राजपूत के पैरों तले जमीन निकल गई और उसने धम से सोफे पर बैठते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता शौर्य, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं, पता करो ये किसने किया है। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन आज रियांश पहले से बेहतर था और वह चल फिर पा रहा था। रियांश जब शावर लेकर बाहर आया तो उसने देखा जन्नत रेडी चुकी थी। अभी सुबह के सिर्फ 5 बजे थे और दोनों नहा धोकर तैयार हो चुके थे। जन्नत ने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, तो चले अपना जलवा दिखाने। जन्नत की बात सुनकर रियांश मुस्कुरा दिया और दोनों नीचे आए, लेकिन वह दोनों ग्राउंड फ्लोर पर जाने की बजाय सीधे बेसमेंट में बने टॉर्चर हाउस में चले गए।
जन्नत और रेयांश जब अंदर गए तो उन लोगों ने देखा कि वहां पर जग्गी मासूम डीके पहले से ही मौजूद थे। डीके ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, सरकार, इन इंसान ने चिल्ला चिल्ला कर मेरा खून पी लिया। पूरी रात सो नहीं पाया मैं। और नी तो के इतना तय मैं भी ना चिल्लाया जब मैं इसके धो रहा था। जग्गी ने भी मुंह बनाते हुए कहा। वह सभी उस कमरे के अंदर गए तो वहां पर शौर्य राजपूत जंजीरों से बंधा खड़ा था, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने रेयांश और जग्गी को बांधा था। जन्नत ने जिन गार्ड को उस हॉलिडे हाउस के अंदर भेजा था, उन लोगों ने उस पूरे हॉलिडे हाउस में बम लगाकर शौर्य को उठा लिया था और अपने साथ लेकर यहां आर के मैंशन लेकर आ गए थे। शौर्य की नज़र जैसे ही रेयांश और जन्नत पर गई, उसने गुस्से से जन्नत को देखते हुए कहा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं साली कमीनी, तेरी वजह से मेरा प्लान बर्बाद हो गया। उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ? प्लान बर्बाद हो गया है तो मिर्ची लगी मेरे बाबू शोना को, मासूम ने भी लगे हाथों उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। शौर्य घूरकर रेयांश और जन्नत को देख रहा था। रेयांश ने अपना एक कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा था तुझसे कि जन्नत हर किसी को नहीं होती है, वो उसी को नसीब होती है जो जन्नत के लायक होता है। अब तो जलवे देख लिए होंगे ना तूने मेरी जन्नत के। 31 टॉर्चर में मजा आता है, मैं जानती हूं तेरा बाप कौन है। शौर्य की नज़र जैसे ही रेयांश और जन्नत पर गई, उसने गुस्से से जन्नत को देखते हुए कहा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं साली कमीनी, तेरी वजह से मेरा प्लान बर्बाद हो गया। उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ? प्लान बर्बाद हो गया है तो मिर्ची लगी मेरे बाबू शोना को, मासूम ने भी लगे हाथों उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। शौर्य घूरकर रेयांश और जन्नत को देख रहा था। रेयांश ने अपना एक कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा था तुझसे कि जन्नत हर किसी को नहीं होती है, वो उसी को नसीब होती है जो जन्नत के लायक होता है। अब तो जलवे देख लिए होंगे ना तूने मेरी जन्नत के। रेयांश की बात सुनकर शौर्य उसे घूरकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कुछ पल सोचकर शौर्य ने हंसते हुए कहा, तुम लोग जानते नहीं हो कि मेरा बाप कौन है। अगर उसे पता चला कि मेरे साथ तुम सब ने क्या किया है तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वैसे ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि तेरा बाप है कौन और उसकी दुश्मनी क्या है हम सबसे। जहां तक मुझे याद है मैं तो तुझसे कभी मिला भी नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं इस दुश्मनी की वजह तेरा बाप ही होगा। तो चल बता कौन है तेरा बाप। रेयांश ने वहीं रखी एक चेयर पर बैठते हुए कहा। लेकिन रेयांश की बातों का जवाब देने की बजाय शौर्य में छुपी का नकाब ओढ़ लिया। वह जानबूझकर अपने आप के बारे में नहीं बता रहा था, वह चाहता था कि रेयांश उसके बाप को ढूंढने में अपना सारा समय लगा दे और वह इसी बीच में कोई मौका पाकर यहां से निकल जाए। लेकिन उसके अभी अभी बने इस ख्याल के पुलाव पर जन्नत ने पानी फेरते हुए कहा, तुम कुछ नहीं करोगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? पता नहीं लगा पाऊंगी कि तुम्हारा बाप कौन है? वैसे मानना पड़ेगा जितना बड़ा खिलाड़ी धुरंधर राजपूत खुद है, उसका बेटा इतना ही बड़ा कच्चा नींबू है। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि तुम धुरंधर राजपूत के बेटे शौर्य राजपूत हो? और धुरंधर राजपूत की दुश्मनी कपूर खानदान से आज की नहीं बल्कि बरसों पुरानी है, और इस दुश्मन की वजह है धुरंधर राजपूत का इलीगल धंधा, जिसे रोकने के लिए सीबीआई ऑफिसर विवेक कपूर ने उसकी काला चेहरा दुनिया के सामने लाकर रख दिया और धुरंधर राजपूत को जग हंसाई हो गई थी। यहाँ तक कि धुरंधर राजपूत से हुकुमसा की गद्दी भी छीन ली गई थी, और अपने इसी बात की बदले को लेने के लिए धुरंधर राजपूत ने विवेक कपूर का मर्डर करवा दिया। क्यों सही कहा ना मैंने? जन्नत ने कहा तो शौर्य हैरानी से उसे देखने लगा, लेकिन बाकी सब भी शौर्य के साथ साथ जन्नत को हैरानी से देख रहे थे, स्पेशली रेयांश। ये तुम क्या बोल रही हो जान, मेरे रहने दो, खुदकुशी की थी क्योंकि महिमा जी ने उन्हें चीट किया था। रेयांश ने कहा तो जन्नत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, रियली? ये आपको किसने कहा कि डैड ने सुसाइड किया था? डैड का मर्डर हुआ था, वह मर्डर किया था शौर्य राजपूत के बाप धुरंधर राजपूत ने। आपको पता है कैसे किया था? आपको मां को गन पॉइंट पर रखकर डैड को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। उद्धरण चिन्ह। और उनके मर जाने के बाद हर जगह ये बात फैला दी कि मॉम ने डैड को चीट किया, इसलिए डैड मैं खुद की जान ली। यह सब करने के पीछे भी उसकी अपनी ही वजह थी, क्योंकि वह चाहता था कि सीबीआई और पुलिस से की बात को सच मानकर केस को डिसमिस कर दे। जन्नत ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता? ये बात और मेरे अलावा कोई नहीं जानता, तो फिर तुम्हें कैसे पता चली? शौर्य ने जन्नत को देख हैरानी से पूछा। जन्नत जानती थी कि अगर उसने साय का नाम लिया तो कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। फिलहाल वो साया भी वहीं खड़ा था। अभी सुनी नहीं क्या मेरे पति के मुंह से मेरी तारीफ? उन्होंने क्या कहा था कि जन्नत जन्नत वालों को नसीब होती है। अब वह मेरी तारीफ में यूं ही थोड़ी ना पुल बांध देंगे। वह क्या है ना, मैं वर्ल्ड बेस्ट हैकर हूं, तो मैं तेरे और तेरे बाप की आज तक की हरकत का काला चिट्ठा निकाल लिया है।
जन्नत ने खुद पर प्राउड फील करते हुए उससे कहा। जन्नत की बात सुनकर रेयांश बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था और उसने उसी गुस्से के साथ अपनी जगह से खड़े हो एक मुक्का शौर्य के मुंह पर जड़ दिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे और तेरे बाप को, तुम लोगों ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। उद्धरण चिन्ह डी के इसके बाप का सारा काला चिट्ठा निकालो, जो काम डैड नहीं कर पाए वह अब उनका बेटा करेगा। बहुत शौक है ना तुम दोनों बाप बेटे को गन पॉइंट पर सुसाइड करवाने का, चलो अब मैं तुम्हारे इस खेल में तुम दोनों को ही नाच नचवाता हूँ। रेयाश ने बेहद गुस्से के साथ कहा, क्योंकि इस वक्त उसको सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब आएगा टॉर्चर में असली मजा, जन्नत ने भी आगे जाकर मुस्कुराते हुए कहा। 32 आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? डी के इसके बाप का सारा काला चिट्ठा निकालो, जो काम डैड नहीं कर पाए वह अब उनका बेटा करेगा। बहुत शौक है ना तुम दोनों बाप बेटे को गन पॉइंट पर सुसाइड करवाने का, चलो अब मैं तुम्हारे इस खेल में तुम दोनों को ही नाच नचवाता हूँ। रेयाश ने बेहद गुस्से के साथ कहा, क्योंकि इस वक्त उसको सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब आएगा टॉर्चर में असली मजा, जन्नत ने भी आगे जाकर मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद रियांश इस वक्त अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वह बार बार अपने माथे को सहलाकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। यह उसकी पुरानी आदत थी, जब भी वह गुस्सा कंट्रोल में करने की कोशिश करता था तो ऐसे ही करता था। जन्नत है जो बेड के पास खड़ी उसे एक तक देख रही थी। उसने आगे बढ़कर बेड पर रेयांश के करीब बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रिलैक्स अंश, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, संभालिए खुद को। मैं जानती हूँ कि आप यही सोच रहे हैं कि इतने सालों तक रहे आपको यह बातें पता कैसे नहीं चली। माँ ने आपको कुछ बताया क्यों नहीं, और आप क्यों उन्हें गुनहगार मानकर उनसे नाराज होकर रहे? उद्धरण चिन्ह जान मॉम जानती थी सब कुछ हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों नहीं बताया? अगर उन्होंने बताया होता तो आज वह इंसान जिंदा नहीं घूम रहा होता। रेयांश ने बेहद गुस्से के साथ कहा। रियली क्या कर लेते आप? और एक बात बताए, आपके दिमाग में कभी भी यह शक का बीज नहीं आया कि अगर सच में मॉम ने डैड को किसी और के लिए धोखा दिया होता तो डैड के मर जाने के बाद तो उनका रास्ता साफ था, तो वह उस आदमी के पास क्यों नहीं गई? क्यों आज तक वह अकेली रही? आप जानते हैं मॉम ने आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि वह अपना पति को चुकी थी और बेटे को नहीं खोना चाहती थी। इसी वजह से वह आज तक चुप रही, क्योंकि उन्हें डर था कि सच्चाई जाने के बाद आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे, और देखो वही हो रहा है। इसीलिए बोल रही हूँ, संभाले खुद को और शांत दिमाग से सोचिए कि आगे क्या करना है। जन्नत ने रेयांश से कहा। रेयांश ने पलटकर जन्नत को टाइटली कर लिया। उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। रेयांश ने जन्नत को अपने गले से लगाते हुए कहा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जान? क्यों नहीं बताया मुझे? तुम्हें पता है जान, मैं जब भी उन्हें देखा था हमेशा मुझे डैड की मौत याद आती है, और मैं जानबूझकर हमेशा मॉम को इंसल्ट करता ताकि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो। लेकिन अब मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा कि मैंने अपनी ही माँ पर भरोसा नहीं किया। वह हमेशा कहती रही कि वह मुझसे और डैड से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। उद्धरण चिन्ह जन्नत जानती थी कि रियांश इस वक्त इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो गया है, क्योंकि जब हम एक इंसान को उस चीज की सजा देते हैं जो उसने कभी की ही नहीं, तो सच्चाई सामने आने के बाद आप खुद को ही गुनहगार मानते हो, और यही आज रेयांश के साथ हो रहा था। वह खुद से नजरें नहीं मिल पा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी मां को फेस कैसे करेगा। वही वो साया जन्नत के कमरे में ही खड़ा था, और उसने रियांश की तरफ देखते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जन्नत की तरफ देख कहा, इससे कहो बेटा कि खुद को संभाले, क्योंकि अभी तो इसे अपनी माँ का भी सहारा बनना है। मेरी महिमा ने बहुत कुछ सह लिया, मेरे प्यार के लिए उसने बहुत कुछ सहा है। उद्धरण चिन्ह जी हाँ, आप सब सही समझ रहे हैं। वह साया रियांश की टाइटल विवेक कपूर है, और अब उनका चेहरा ही जन्नत है। साथ देख पा रही थी वह एक कदम हो बहु रियांश की तरह ही दिखते थे। जन्नत को अब कुछ कुछ अपने भी बात के बारे में समझ नहीं आ रहा था। कहाँ तक सो पा रही थी तो उसे यही लग रहा था कि विवेक कपूर को की जरूरत थी, और अपने पिछले जन्म की गलतियों को देखकर उसे पता था कि शायद पिछले जन्म में भी विवेक कपूर उसकी मदद चाहते थे, रियांश और उसकी माँ के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन जन्नत के बिहेवियर को देखकर कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने जन्नत का रिबर्थ करवाया ताकि जन्नत उनकी अधूरी इच्छा को पूरी कर सके। अब जन्नत को खुद के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने मायरा और करिश्मा की वजह से कितने रिश्तों की जान दांव पर लगा दी। जन्नत मेरे आज की तक देखते हुए उससे कहा, अभी यह समय इन सब बातों के बारे में सोने का नहीं बल्कि सब कुछ ठीक करने का है। 33 थोड़ा सा ही तो टॉर्चर किया है, इतना क्यों बवाल कर रहे हो? पानी लाए कोई।
ए फ्लैट जन्नत को खुद के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने मायरा और करिश्मा की वजह से कितने रिश्तों की जान दांव पर लगा दी। जन्नत ने रेयांश की तरफ देखते हुए उससे कहा, अभी यह समय इन सब बातों के बारे में सोचने का नहीं बल्कि सब कुछ ठीक करने का है। एक माँ को उसका खोया हुआ बेटा वापस लौटाने का वक्त है। जन्नत की बात सुनकर रेयांश मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उसने एक झटके से जन्नत को खुद के करीब खींच लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे डीपली पैशनेटली किस करने लगा। कुछ पल हैरानी से रेयांश को देखने के बाद जन्नत की आंखें अपने आप बंद हो गई और वह भी उतने ही पैशन के साथ रेयांश को किस करने लगी। करीबन 20 मिनट की एक लॉन्ग पैशनेट किस के बाद रेयांश जन्नत से दूर हुआ और उसके लाल पड़ चुके चेहरे को एक टक निहारने लगा। रेयांश ने जन्नत के माथे पर किस करते हुए कहा, तुम सच में मेरी जन्नत हो जान, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आती तो पता नहीं मैं आज क्या होता। देखो अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है, अभी से तुमने मुझे इतनी सारी वजह दे दी तुमसे और प्यार करने की। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बातें सुनकर जन्नत ने खुद पर इतराते हुए उससे कहा, तभी तो किसी ने कहा था कि जन्नत जन्नत वालों को नसीब होती है। अब आपको ये जन्नत नसीब हुई है तो ये जन्नत भी तो आप पर थोड़ी मेहरबानी करेगी, आखिर आप इस जन्नत के चाहने वाले जो ठहरे। उद्धरण चिन्ह। जन्नत की बात सुनकर रेयांश के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई और उसने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए जन्नत को एक झटके में बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए कहा, सही कहा तुमने, हम जन्नत को चाहने वाला है और यह जन्नत मुझे चाहती है तो मेरा हक है अपनी इस जन्नत से प्यार करने का। इतना कहकर रेयांश ने जन्नत के ब्लैक टॉप को ऊपर किया और उसके पेट पर अपने होंठ रख दिए। रेयांश के ऐसे करने से एकदम से जन्नत सिहर गई और उसकी पकड़ रेयांश के कंधों पर मजबूत हो गई। रेयांश उसे किस कम और अपने दाढ़ी ज्यादा चुभा रहा था, जिससे जन्नत को मीठा मीठा दर्द और गुदगुदी दोनों हो रही थी। छोड़िए मुझे। नहीं अंश, मुझे गुदगुदी हो रही है, जन्नत ने खिलखिलाते हुए कहा। वह अपने हाथ से बार बार रेयांश की पीठ पर मुक्के मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेयांश उससे दूर होने की बजाय उसके और करीब बढ़ता जा रहा था। काफी देर तक जन्नत के पेट के साथ शरारत करने के बाद रेयांश ऊपर की तरफ बढ़ा और उसने जन्नत की आंखों में देख एक मुस्कान लिए कहा, आई वॉन्ट फील टू यू राइट नाउ। रेयांश की बात सुनकर जन्नत की दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। उसकी सांसें पहले ही हंसी की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी और अब रेयांश की बातें तो उसकी सांस रोकने के लिए काफी थी। जन्नत ने रेयांश की आंखों में देखा, उसे वहां अपने लिए चाहत साफ नजर आ रही थी। जन्नत ने मुस्कुराते हुए रेयांश की गर्दन के चारों तरफ अपना हाथ लपेटा और उसकी शर्ट से अंदर से बाहर झांकती उसकी ब्रॉड चेस्ट पर किस करते हुए धीरे से बुदबुदाई, आपकी यह महक तो मुझे आपके लिए बहुत तड़पाती है, दीवानी हूं मैं इस महक की। जन्नत की बात सुनकर रेयांश के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। उसे अपने दिल में एक अलग ही हलचल महसूस हो रही थी। तभी जन्नत ने उसके गाल से अपना गाल लगाते हुए कहा, आई वॉन्ट योर लिप्स ऑन माई बॉडी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जन्नत जानबूझकर रेयांश को टीज कर रही थी और उसके होठों की वह मुस्कुराहटें साफ बयां कर रही थी। रेयांश ने अपने होंठ जन्नत के ईयर लोब पर रख और उसके कान में अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, गेट रेडी बेबी टू फील माई लिप्स ऑन योर बॉडी। रेयांश की मैग्नेटिक वॉइस सुनकर जन्नत की सांस गहरी हो गई और रेयांश ने अपनी बात कहकर जन्नत के ईयर लोब पर बाइट कर लिया तो जन्नत की पकड़ रेयांश पर मजबूत हो गई। रेयांश ने जन्नत से दूर हो एक पल के लिए उसके चेहरे को देखा और फिर उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। उसके हाथ जन्नत की पूरे शरीर पर मूव हो रहे थे। रेयांश ने एक लॉन्ग पैशनेट किस के बाद थोड़ा उठकर जन्नत की टॉप को फाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। जन्नत अब उसके सामने सिर्फ अपने ब्लैक ब्रा में थी, जिसमें वह इस वक्त काफी हॉट लग रही थी। रेयांश ने बेड साइड टेबल से एक रिमोट उठाया और उसमें 2 बटन प्रेस किए। पहले से दरवाजे का लॉक बंद हो गया और दूसरे से पूरे रूम में एकदम अंधेरा हो गया। रेयांश ने खुद की शर्ट के बटन खोले और उसे भी वहीं जमीन पर डाल दिया। रेयांश जन्नत को अच्छे से बेड पर लेटाकर उसके करीब होकर लेट गया। कुछ पल जन्नत के चेहरे को निहारने के बाद रेयांश ने जन्नत को ऊपर से नीचे तक निहारा। उसकी ऐसी नजरों को देखकर जन्नत को इस वक्त बड़ी ही शर्म आ रही थी और वह झट से रेयांश के सीने से लग गई। रेयांश ने अपने होंठ जन्नत के कंधे पर रख दिए और उसकी अपर बॉडी को अपने हाथों से सेंसुअली तरीके से मूव करने लगा। उसके हाथ आकर जन्नत की चेस्ट पर रुके और उसने जन्नत की गर्दन से अपना चेहरा निकालकर कुछ पल जन्नत की चेस्ट को देखा और फिर ब्रा को खोल उसे निकाल दिया और जन्नत चेस्ट कर होठ रख उसे किस करने लगा। जहां उसका एक हाथ जन्नत की एक चेरी को प्रेस कर रहा था तो वहीं दूसरे को उसने अपने मुंह में भर रखा था। जन्नत की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों के सारे कपड़े जमीन पर गिरे हुए थे और कमरे में जन्नत की मीठी सिसकियां सुनाई दे रही थी।
अंश प्लीज लव मी हार्ड, जन्नत बार बार यह कहते हुए अपनी कमर को हिला रही थी। वहीं दूसरी तरफ हेल हाउस में माहौल कुछ ज्यादा ही डरावना था। जिस कमरे में शौर्य को बांध कर रखा हुआ था उस कमरे में जमीन पर मासूम, डीके और जग्गी बैठे हुए थे। मासूम उन दोनों के बीच बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह बस खुश होकर अपनी आंखों के सामने चल रहा नजारा देख रही थी और उस कमरे में शौर्य की चीखें गूंज रही थी, लेकिन उन तीनों को उसकी चीखों से कोई मतलब नहीं था। वह तीनों तो मस्त हेडफोन लगाकर सामने चल रही पिक्चर को पॉपकॉर्न का मजा लेते हुए देख रहे थे। सामने शौर्य के पैरों को एक टाइट कंटेनर में रखा गया था जो कि ट्रांसपेरेंट था और उसके ऊपर 2 हाल थे जिनके ऊपर ब्लैक रबर थी। उसके थ्रू ही शौर्य के पैरों को उस बॉक्स के अंदर डाला गया था और उस बॉक्स में छोटे छोटे अजीब से दिखने वाले कीड़े थे जो शौर्य के पैरों को खा रहे थे। लेकिन एयर टाइट कंटेनर बॉक्स होने के कारण वह सिर्फ उसके घुटनों से नीचे के पैरों को खा रहे थे, जिससे शौर्य को दर्द हो रहा था और दर्द के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। न वह हिल पा रहा था और न ही खुद को बचा पा रहा था। और वही वह तीनों बैठे शौर्य को टॉर्चर होते हुए देख मजे से पॉपकॉर्न खा रहे थे और तीनों ने उसकी चीखों को अवॉइड करने के लिए हेडफोन में गाने चला रखे थे। उसे बार बार गला फाड़कर चिल्लाते देख जग्गी ने अपने हेडफोन निकालकर शौर्य की तरफ देख उसे धमकाते हुए कहा, रे झकोई, इतना तय मारे बया मैं फूफा भी ना मुंह फुलाता जितना तू गला पाड़ रहा सया। मन्ने फिल्म देखन देना, कितना मजान लाग रहा है। और नहीं तो क्या, अरे अभी तो थोड़ा सा ही टॉर्चर किया है तो इतना बवाल क्यों कर रहे हो? डीके ने भी मुंह बनाते हुए कहा। वह दोनों कह तो इस तरह रहे थे मानो उसके सामने वर्ल्ड की बेस्ट मूवी चल रही हो, पर शौर्य को उन दोनों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, बंद करो ये सब, अब मैं और नहीं सह सकता, मैं मर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह है अस्टोनिश्ड फेस, ऐसे कैसे मर जाओगे? अभी तो मैंने शो को एंजॉय भी नहीं किया, जितना तूने मुझे टॉर्चर किया था उसका बदला तो लेना है ना, जग्गी ने कहा और फिर मासूम की तरफ देखते हुए कहा, डार्लिंग बताओ ना तुम्हें फिल्म कैसी लग रही है, तुमने कितने काउंट किए? उद्धरण चिन्ह वो उन कीड़ों की बात कर रहा था। जग्गी के डार्लिंग कहने पर मासूम ने उसे घूर कर देखा और फिर अपनी आइस रोल करते हुए कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं कोई तुम्हारी डार्लिंग वार्लिंग नहीं हूं, तो मुझे इस तरह से बुलाना बंद करो। उद्धरण चिन्ह ठीक सया डार्लिंग पंसद ना से तय मैं तने घराली कह लूंगा। वो तय ठीक से ना, जग्गी ने कहा तो मासूम को धक्का लगा और पॉपकॉर्न जाकर एकदम से उसके गले में अटक गया। वह खांसते हुए जग्गी को देखने लगी। खांसते खांसते उसकी आंखों से पानी आने लगा और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो जग्गी ने डीके की तरफ देखते हुए कहा, ला गया है मैं रांडा इमरूंगा, रह पानी लाए झकोई। जग्गी की बात सुनकर डीके ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसे इस वक्त मासूम की फिक्र हो रही थी। सच में पॉपकॉर्न उसके गले में बुरी तरह से फंस गया था और उसकी खांस खांस कर हालत खराब हो गई थी। वो भागकर पानी लेकर आया और उसने मासूम को पानी का गिलास देते हुए कहा, आराम आराम से पीना वरना धसका और ज्यादा बढ़ जाएगा। उद्धरण चिन्ह वह तीनों अपने आप में ही बिजी थे। उन्हें शौर्य के चीखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जग्गी जो मासूम की हालत देखकर परेशान हो गया था। अब उसे शौर्य के चिल्लाने से इरिटेशन हो रही थी। उसने आगे बढ़ शौर्य के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, रे चुप हो जा फूफा, तेरी वजह से मेरी डार्लिंग का धसका लग गया। उद्धरण चिन्ह जहां इन तीनों का अलग ही सीन चल रहा था तो वहीं ऊपर लिविंग हॉल में महाभारत इससे भी ज्यादा बड़ी होने वाली थी। प्रियंका अभी अभी घर के अंदर आई थी और वह सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी क्योंकि जन्नत ने उसे आज भी बुलाया था। वही सामने से इस वक्त शिवम अपनी ही मस्ती में चला आ रहा था। ना तो उसकी नज़र प्रियंका पर थी और ना ही प्रियंका की नज़र उस पर थी। वह अपने फोन में एक पेशेंट की रिपोर्ट देखते हुए चल रही थी। अचानक से दोनों की टक्कर हो गई और एक धम की आवाज के साथ दोनों जमीन पर गिर गए। दोनों के फोन, प्रियंका का बैग दूर जाकर गिरा और हद तो जब हो गई जब दोनों के होंठ एक दूसरे से टकरा गए। प्रियंका ऊपर थी और शिवम उसके नीचे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे घूर रहा था। उसे एक पल नहीं लगा प्रियंका को पहचानने में। प्रियंका जिसने टकराने की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, जब उसने अपने होठों को किसी के होठों पर महसूस किया तो उसने अपनी आंखों को और भी ज्यादा कसकर बंद करते हुए कहा, हे भगवान बचा लेना प्लीज, कहीं ये जीजू ना हो, आई होप वो ना हो। तभी उसके कानों में जानी पहचानी और गुस्से से भरी हुई आवाज गई और उसके साथ वह एकदम से जमीन पर जा गिरी। तुम चोरनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मेरी गाड़ी चुराने के साथ साथ तुमने मेरी किस भी चुरा ली। अब क्या मेरी इज्जत लूटने आए हो? शिवम ने उसे खुद से दूर झटक उस उंगली दिखाते हुए कहा। प्रियंका जिसकी कमर में फर्श पर गिरने की वजह से तेज दर्द हुआ था,
वो शिवम की आवाज सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने शिवम की तरफ देखते हुए कहा, तुम ओवर पजेसिव इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मेरे घर में आकर तुम मुझसे ही सवाल कर रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? एक मिनट, क्या तुम यहाँ भी कुछ चुराने आए हो? उस दिन तो तुम बच गई, लेकिन आज नहीं बचोगी। आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने आगे बढ़कर एक झटके से प्रियंका को खड़ा किया और उसके दोनों हाथ उसकी पीठ से लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। माँ, दादी माँ, भाई भाभी जल्दी बाहर आए, हमारे घर में चोर घुसा है। शिवम ने चिल्लाते हुए कहा। तुम बागड़ बिल्ले, तुम पागल हो क्या? मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। हाथ छोड़ो मेरा, वरना देख लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रियंका ने गुस्से के साथ कहा, क्योंकि उससे सच में अपने हाथों में तेज दर्द हो रहा था। चुप कर चोरनी, हर चोर यही कहता है कि वह चोर नहीं है। 2 करोड़ की गाड़ी चुराने के बाद भी तुझे सब्र नहीं मिला और टपक गई तू यहाँ मेरे घर का कीमती सामान चुराने के लिए। अभी देख, मैं भैया से कहकर तुम्हें अभी जेल में दिलवाता हूँ, शिवम ने कहा और दोबारा चिल्लाते हुए सभी को बुलाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सब लोग बाहर आए और शिवम प्रियंका के उसी तरह दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसे सीढ़ियों से नीचे लिविंग हॉल में ले आया। 34 मैंने कहा छोड़ो उसे, अवनी का पैनिक होना। चुप कर चोरनी, हर चोर यही कहता है कि वह चोर नहीं है। 2 करोड़ की गाड़ी चुराने के बाद भी तुझे सब्र नहीं मिला और टपक गई तू यहाँ मेरे घर का कीमती सामान चुराने के लिए। अभी देख, मैं भैया से कहकर तुम्हें अभी जेल में दिलवाता हूँ, शिवम ने कहा और दोबारा चिल्लाते हुए सभी को बुलाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सब लोग बाहर आए और शिवम प्रियंका के उसी तरह दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसे सीढ़ियों से नीचे लिविंग हॉल में ले आया। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वहीं जन्नत और रियांश, जिनका लव सेशन अभी अभी खत्म हुआ था और दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे एक दूसरे को निहार रहे थे, वह शिवम की आवाज सुनकर हैरान रह गए। क्या हुआ है बाहर? ये शिवम इस तरह से क्यों चिल्ला रहा है? क्या फिर से कोई हंगामा हुआ है? जन्नत ने हैरानी से पूछा। क्या हुआ है वह तो बाहर जाकर ही पता चलेगा। चलो, वरना ये लड़का पूरा घर सिर पर उठा लेगा, रेयांश ने बेड से उठते हुए कहा। रेयांश के शरीर पर इस वक्त एक भी कपड़ा नहीं था। उसे इस तरह से देखकर एक पल के लिए जन्नत शर्मा गई और उसने उठकर चादर को खुद से लपेट लिया। उसे यूं शर्माते देख रेयांश ने थोड़ा बेड की तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हें अब भी शर्म आ रही है जान? हर वक्त बकवास करना जरूरी नहीं, हटिए, मुझे वॉशरूम जाना है। पता तो चले इस लड़के ने क्यों घर सिर पर उठा रखा है, जन्नत ने कहा और रेयांश को शर्ट पास करने का इशारा किया तो रेयांश अपने होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट लेकर उसे शर्ट दे देता है। दोनों जब नीचे आते हैं तो अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। शिवम ने अभी भी प्रियंका को वैसे ही पकड़ रखा था और वही महिमा जी उसे बार बार प्रियंका को छोड़ने के लिए बोल रही थी। दरअसल जब प्रियंका कल घर आई थी तब शिवम ने उसे नहीं देखा था, इसलिए वह नहीं जानता था कि प्रियंका जन्नत की फ्रेंड है। दादी माँ ने शिवम की तरफ देखते हुए कहा, शिवम, मैंने कहा छोड़ो उसे, वह कोई चोर नहीं है, वह एक डॉक्टर है। उद्धरण चिन्ह। नहीं दादी माँ, ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये चोर ही है और इस घर में डॉक्टर का भेष लेकर घुसी है। माँ, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि एक लड़की ने मेरी 2 करोड़ की कार चुरा ली, यह वही है, इसी ने चुराई थी वह कार। शिवम ने कहा। बेचारे को अपनी कार का बड़ा दुख था। बता मेरी कार कहाँ है चोरनी? अवनी, पुलिस को फोन कर। ये लड़की ऐसे नहीं बताएगी कि इसने मेरी कार कहाँ बेची, शिवम ने कहा। जन्नत ने जब वह प्रियंका को इस तरह देखा तो उसने तेज आवाज में आगे आते हुए कहा, शिवम छोड़ो उसे, यह क्या कर रहे हो तुम मेरी दोस्त के साथ? दोस्त भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती नहीं कि ये लड़की कौन है? ये चोर है, इसने कुछ दिनों पहले ही मेरी 2 करोड़ की कार चुराई है, शिवम ने कहा। जन्नत ने आगे बढ़ उसे प्रियंका से दूर करते हुए कहा, ये मेरी दोस्त है और ये कोई चोर नहीं है, ये एक डॉक्टर है। उद्धरण चिन्ह। दर्द के मारे कब तक प्रियंका की आंखों में हल्के आंसू आ चुके थे और इस वक्त उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, पर साथ के साथ उसे शिवम पर गुस्सा भी आ रहा था। प्रभावी, इसमें मेरी 2 करोड़ की कर चुराई है, मैं इसे अच्छे से पहचानता हूँ, ये वही लड़की है, शिवम ने कहा। तो इस बार प्रियंका में गुस्से के साथ कहा, मैंने तुम्हारी कोई गाड़ी नहीं चुराई, तुम्हारी गाड़ी अभी भी सिटी हॉस्पिटल की पार्किंग एरिया में खड़ी है, आकर ले जाना। उद्धरण चिन्ह। बाय द वे, उस दिन मुझे सच में एक इमरजेंसी केस के लिए जाना था, लेकिन तुम मुझे लिफ्ट दे रहे थे और न ही मुझे किसी दूसरी गाड़ी से हेल्प लेने दे रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारी गाड़ी लेकर जाना पड़ा। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था और एक डॉक्टर होने के नाते मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी गाड़ी सिटी हॉस्पिटल में मिल जाएगी, आकर ले जाना।
प्रियंका ने उसे घूरकर देखते कहा। फिर जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी जान, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अगर तुझे मुझसे मिलना हो तो बाहर मिल लेना। ये कहकर प्रियंका बिना किसी की बात सुने तेजी से घर से बाहर निकल गई। शिवम प्रियंका की बात सुनकर अपनी जगह जम गया था। उसे अब अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा था, लेकिन वह माफी भी मांग पाता उससे पहले ही प्रियंका रोते हुए वहां से जा चुकी थी। यह क्या तुमने एक बार पहले बात सुन तो लेते। क्या मिला तुम्हें शिवम उसे इस तरह जलील करके? रेयांश ने गुस्से से शिवम को देखते हुए पूछा। आई एम सॉरी भाई, उसे दिन ये डॉक्टर मेरी गाड़ी ले गई तो मुझे लगा कि वह चोर है, इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ ऐसा बिहेव किया। आई एम सॉरी भाई, भाभी प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, शिवम ने कहा और धीरे कदमों से ही अपने कमरे की तरफ से ला गया। उसे इस तरह देखकर दादी माँ ने गुस्सा होते हुए कहा, पता नहीं कैसी होगी वह बच्ची, कितना जलील इस निकम्मे ने उससे, बेचारी बच्ची रोते हुए गई है। उद्धरण चिन्ह। जन्नत ने एक नजर जाते हुए शिवम को दिखा और फिर दादी माँ की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं दादी माँ, ये सब सिर्फ गलत फहमी की वजह से हुआ है। मैं प्रियंका से बात कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ बेटा, तुम उससे बात कर लेना और हो सके तो हमारी तरफ से ही माफी भी मांग लेना, महिमा जी ने कहा। आज सुबह से अब जाकर रेयांश की नजर महिमा जी पर गई थी और महिमा जी को देखकर उसने अपना चेहरा शर्म से झुका लिया। लेकिन जन्नत के अलावा कोई यह बात नोटिस नहीं कर पाया। वही विवेक जी भी ऊपर फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी और वह वहां से सीटी बजाते हुए ऊपर छत की तरफ चले गए। सीटी की आवाज सुनकर जन्नत की नजर ऊपर गई तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। विवेक जी की आवाज भी सिर्फ जन्नत को ही सुनाई देती थी और वह दिखाई भी सिर्फ उसे ही देती थी। महिमा, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, जरा मेरे कमरे में तो आना है, दादी माँ ने कहा तो महिमा जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और उन्हें सहारा देकर उनके कमरे की तरफ से जाने लगी। रेयांश ने हल्का सा जन्नत की तरफ झुकते हुए उससे कहा, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम करने हैं, तब तक कि तुम कमरे में जाकर आराम करो। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर जन्नत ने हाँ में गर्दन हिला दी। अपनी बात कहकर रेयांश वहां से चला गया। रेयांश के जाने के बाद जन्नत सोफे पर बैठ गई। उसे ऊपर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। जन्नत को देखकर अवनी उसके पास आकर बैठ गई और उसने जन्नत के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, भाभी मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बताओ अवनी, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? जन्नत ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा तो अवनी ने जन्नत के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, भाभी मेरे पास पहनने के लिए बिल्कुल भी कपड़े नहीं है, मुझे शॉपिंग पर जाना है। आप भाई से पूछो ना कि क्या हम शॉपिंग पर जा सकते हैं। यहाँ आने के बाद मैंने 2 जोड़ी कपड़े सर्वेंट के हाथ मंगवाई थी और वही पहन ली, लेकिन वो ड्रेस मुझे ज्यादा फिट नहीं आ रही, अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा। अवनी की बात सुनकर जन्नत में उसके गाल सहलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से बात कर लेती हूँ, अगर वह मान जाते हैं तो हम दोपहर बाद में शॉपिंग के लिए चलेंगे। मुझे भी कपड़े खरीदने हैं, मैं तंग हो गई हूँ तुम्हारे भाई को उन काले नीले कपड़ों में देखकर। जन्नत की बात सुनकर अवनी मुस्कुरा दी। तभी डीके जो हिल हाउस में था वह बाहर की तरफ से अंदर आया। दरअसल हिल हाउस के अंदर जाने का रास्ता घर से बाहर से भी था और घर के अंदर से भी। अगर डीके घर के अंदर से ही आता और कोई उसे देख लेता तो सवाल करता, इसलिए वह बाहर वाले पैसे चाहिए घर के अंदर आया था। डीके ने एक नज़र उन दोनों को देखा और तेरे स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। उसे देखकर आदमी का मुंह बन गया और उसने जन्नत की तरफ देखते हैं कहा, भाभी ने अभी थोड़ी देर में आती शिवम से पूछता हूँ क्या वह भी हमारे साथ चलेगा। उद्धरण। अपने की बात सुनकर जन्नत में हमें अपनी गर्दन खिला दिए तो अभी भी ऊपर चले गई, लेकिन वह शिवम के कमरे में जाने की बजाय डीके के पीछे पीछे स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। इससे पहले डीके स्टडी रूम तक पहुंच पाता उससे पहले अवनी अपने में उसका हाथ पकड़ एक खाली कमरे के अंदर खींच लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि डीजे को कुछ समझ नहीं आया। उसे तो ये तक तुम्हें पता चला कि उसे खींचकर कौन लाया। डीके की नज़र जैसे ही अवनी कर गई तो उसकी नज़र गहरी हो गई और उसने झटके से अपना हाथ अग्नि से छुड़ाते हुए गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रही हो अवनी, छोटी बच्ची हो क्या तुम? मैंने कितनी बार कहा तुमसे हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, तो फिर क्यों बार बार मेरे पीछे आ रही है? अरे मैं नहीं करता तुमसे प्यार है, मान क्यों नहीं लेती इस बात को? डीके की बात सुनकर अभी अभी उसे बस देखती रह गई। ये पहली बात था जब उसके परेशान करने पर डीके इस तरह से रिएक्ट किया हो, वरना वह हमेशा बस चुपचाप उसकी बातों को सहन ही करता था।
डीके की बात सुनकर रहे अपनी आंखों में आंसू आ गई और वह ब्यूटी पलकों से उसे देखने लगी तो उसे इस तरह से देखा कि अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस मिली और फिर आने की तरफ देखते हैं कहा, एवनी लिसन केयरफुली, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं और हम दोनों के बीच में कभी वह रिश्ता नहीं बन सकता जो तुम चाहती हो, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। उद्धरण चिन्ह। डीके की बात सुनकर अवनी ने 2 पल के लिए उसे घूरा और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप मुझसे प्यार नहीं करते तो मत कीजिए, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, कोई रिश्ता नहीं बन सकता तो मत बनने दीजिए, लेकिन आप मुझे खुद को भूलने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं, आपको कोई हक नहीं है ठीक करने का कि मैं आपको कॉल करें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। उद्धरण चिन्ह। अवनी की बात सुनकर डीके हैरानी फिर से देखने लगा, तभी आने का फोन बजने लगा। आपने अपना फोन दिखा तो एक पल नहीं उसके चेहरे के रंग उड़ गए और उसके हाथ से फोन लगभग छूट ही गया। वह तो शुक्र था कि लेकिन फोन पकड़ लिया और उसने हैरानी से अग्नि की तरफ देते हुए कहा, यह किसका फोन है जिसे देख तुम इस तरह से कनेक्ट कर रही हो। ये कहकर डीके जैसे ही फोन उठाने को हुआ अवनी नेचर से अपना फोन छीन लिया और उसकी तरफ देखकर बाराती कहा, अभी आपने कहा कि आप मुझसे प्यार नहीं करती तो क्यों कर रहे हैं आप मेरी फिक्र, मुझे मेरी हाल पर रहने दीजिए, फिर चाहे मैं मरूंगा जी, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। ये कहकर ली अपनी वहां से चली गई, लेकिन डीके न्यूज नोटिस कर लिया था कि अपनी की आंखें लाल हो चुकी थी, मानो वह अपने आंसुओं को बहाने से रोक रही हो। कुछ तो है अभी जो तुम छुपा रही हो और मुझे पता लगाना होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ में कोई रिस्क नहीं ले सकता। बनेगी मैं तुम्हें जिंदगी भर साथ निभाना का वादा ना दे सकूं, लेकिन जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करने का वादा मैं खुद से किया है। और तुम्हारी यह घबराहट ट्रेन ये साफ बयां कर रही है कि कोई बात तो है जो तुम परेशान कर रही है। उद्धरण चिन्ह। अपने बात कह कर रहे हैं लेकिन वहां से स्टडी रूम में चला गया और वही अग्नि दौड़ करे अपने कमरे में आए और उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद अपनी बहन को शक कर बैठ गई। घबराहट उसके चेहरे पर अभी भी थी, भी उसका फोन एक बार फिर बस में लगाओ, फिर से इस नंबर को देखकर फोन को खुद से दूर फेंक दिया और बुरी तरह से रोने लगी। शाम का वक्त, डाइनिंग टेबल। सब लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल में बैठे हैं, चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। ना तो कोई कुछ बोल रहा था और ना ही कोई एक दूसरे को देख रहा था। डीके लगातार अवनी को देख रहा था और अवनी की खामोशियां और उसकी झुकी पलकें उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन जो कुछ कर नहीं सकता था। शिवम भी चुपचाप बैठा अपना डिनर कर रहा था। उसे बार बार रह नहीं करनी प्रियंका का आंसू भरा चेहरा सता रहा था। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है, लेकिन आज प्रियंका के नज़ारे उससे बेचैन कर गई थी। 35 दादी माँ की दादागिरी, रेयांश का गुस्सा। रात का वक्त, डाइनिंग टेबल। सब लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल में बैठे चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। ना तो कोई कुछ बोल रहा था और ना ही कोई एक दूसरे को देख रहा था। डीके लगातार अवनी को देख रहा था और अवनी की खामोशियां और उसकी झुकी पलकें उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। शिवम भी चुपचाप बैठा अपना डिनर कर रहा था। उसे बार बार रह रहकर प्रियंका का आंसू भरा चेहरा सता रहा था। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है, लेकिन आज प्रियंका के नजरें उसे बेचैन कर गई थी। जग्गी और मासूम भी वहीं बैठे थे। जहां जग्गी मजे से खाना खाते हुए मासूम को देख रहा था, तो वही मासूम आज दोपहर की हुई हरकत के कारण जग्गी को फेस करने से बच रही थी। रेयांश के लिए डीके, जग्गी, मासूम उसके अपने सगों की तरह थे, जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था और वह उन्हें फैमिली मेंबर ही समझता था। रेयांश और जन्नत को तो किसी से फर्क ही नहीं पड़ा रहा था। जहां जन्नत रेयांश को घूर कर देख रही थी, तो वही रेयांश के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। वह टेबल के नीचे से जन्नत को परेशान कर रहा था। कभी वो उसके पैर पर अपने पैर से सहलाता तो कभी जन्नत की थाई पर अपना हाथ रखता, और उसके ऐसा करने से जन्नत इरिटेट हो रही थी। तभी अचानक से रेयांश की नजरों कड़ी से भरे बॉल पर गई, जिसे देख उसकी नजर अपने आप ही महिमा जी पर चली गई और उसकी आंखों में एक बार फिर गिल्ट नजर आने लगा, लेकिन उसने वक्त रहते अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया। रेयांश ने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, जान कड़ी पास करना। हालांकि कड़ी जन्नत से काफी दूर थी, क्योंकि कड़ी का बोल महिमा जी के एकदम सामने था। महिमा जी को भी कड़ी बहुत पसंद थी। रेयांश की बात सुनकर दादी माँ और महिमा जी हैरानी से उसे देखने लगी। बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दोनों हैरान इसीलिए थी कि लगभग 1 महीना पहले ही इस इंसान ने उनसे अपनी पसंद बताते हुए ये कहा था कि वक्त के साथ हर इंसान की पसंद बदल जाती है, तो फिर आज यही बंदा दोबारा से अपनी पसंद पर कैसे आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन महिमा जी खुश भी हो गई थी। जन्नत ने हाँ में गर्दन हिलाए और उठकर कड़ी लेने के लिए जाने लगी, तो महिमा जी ने कहा, जान बैठ जाओ बेटा, मैं सर्व कर देती हूँ। उद्धरण चिन्ह।
महिमा जी की बात सुनकर जन्नत बैठ गई और महिमा जी ने कड़ी डालकर रियांश की तरफ बढ़ा दी और बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि रियांश उनके हाथों से कुछ नहीं लेगा, लेकिन फिर भी उनके दिल में उम्मीद थी कि वह मना ना करे। रियांश ने उनके हाथ से कड़ी ले ली और महिमा जी की तरफ देखते हुए उन्हें थैंक यू कहा। अब तो सबको झटका लगा, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। हालांकि सबकी नजरें रियांश पर ही थी, लेकिन फिर सबने जल्दी जल्दी अपने नजर हटा ली। सबका खाना हो जाने के बाद सब उठने लगे तो दादी माँ ने कहा, आप सब अपनी जगह वापस बैठ जाए, मुझे आप सबसे जरूरी बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। दादी माँ की बात सुनकर सब लोग दादी माँ को देखने लगे तो दादी माँ ने रेयांश की तरफ देखते हुए कहा, रेयांश कल अमावस्या है और तुम्हारे पिता का श्राद्ध भी है, इसीलिए मैंने कल कुलदेवी के मंदिर में एक पूजा रखवाई है। जानती हूँ हालातों को देखकर अभी हमें पब्लिक के सामने नहीं आना, लेकिन बेटा ये पूजा जरूरी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सारे मैटर सॉल्व कर लो, क्योंकि पूजा नहीं टाली जा सकती। उद्धरण चिन्ह। पूजा की तैयारी करने के लिए मैं पंडित जी से कह दिया है, वह वहां पूजा की तैयारी कर देंगे। तुझे और जन्नत को ही कल पूजा में बैठना है और उसके साथ ही तुम दोनों को ही गरीबों में खाना और कंबल दान करने हैं, इसीलिए सिक्योरिटी का इंतजाम तुम करवा देना। मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर हमारे परिवार पर कोई आंच आए, दादी माँ ने कहा। दादी माँ की बात सुनकर रेयांश की नजरें महिमा जी पर चली गई, जो कुछ उदास थी। उन्हें उदास देखकर रेयांश को अपने दिल में दर्द हुआ और उसने दादी माँ की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है दादी माँ, मैं सारी तैयारी करवा दूंगा और सिक्योरिटी का इंतजाम भी हो जाएगा, रेयांश ने कहा। रेयांश की बात सुनकर दादी माँ ने सब की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आप सब सुबह 5 बजे रेडी होकर हाल में चाहिए। जग्गी डी के मासूम, तुम तीनों को भी चलना है, ये तुम्हारा भी परिवार है और मैं चाहती हूँ कि कल पूरा परिवार एक साथ हो, समझे तुम सब, दादी माँ ने कहा। तो जग्गी डी के और मासूम ने हाँ में गर्दन हिला दी। हालांकि मासूम की आंखों के कोने लाल हो गए थे और जग्गी के अलावा ये बात किसी ने नोटिस नहीं की थी। उसके बाद दादी माँ ने महिमा जी की तरफ देखते हुए कहा, महिमा, जन्नत के लिए 16 श्रृंगार का सामान तैयार है ना? वह पूजा में बैठेगी, इसीलिए उसे पूरे श्रृंगार के साथ बैठना है। उद्धरण चिन्ह। हाँ माँ, मैंने सारी तैयारी कर दी है, मैंने बुटीक में कॉल कर जन्नत के लिए साड़ी और बाकी सभी चीजों का इंतजाम कर दिया है और बाकी सब के लिए भी कपड़े मंगवा दिए हैं, महिमा जी ने कहा। तो दादी माँ ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, तो फिर ठीक है, अब आप सब जा सकते हैं और याद रखना कल सुबह 5 बजे आप सब तैयार होकर हाल में आ जाना, जो देर से आया उसे सजा मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। दादी माँ ने कहा और अपनी बात कहकर वहां से चली गई। दादी माँ की बात सुनकर शिवम का मुंह बन गया और उसने कहा, ये तो दादी डॉन की सरासर दादागिरी है। उद्धरण चिन्ह। बाकी सभी मुस्कुराते हुए अपने अपने कमरे की तरफ चले गए, लेकिन रेयांश ने डी के, जग्गी और मासूम को स्टडी रूम में आने के लिए कहा। जन्नत थक गई थी, इसलिए वह सीधे कमरे में चली गई। उधर स्टडी रूम में जाने के बाद डीके ने दरवाजा बंद कर दिया और आकर सोफे पर बैठ गया। वह चारों वहां बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। रेयांश ने डीके की तरफ देखते हुए कहा, क्या खबर पहुंच गई है? हाँ सरकार, जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया है। अब तक तो उस धुरंधर राजपूत के पास उसके बेटे की तड़प भरी वीडियो जा चुकी होगी और उसके सारे काले कारनामों के सबूत भी जल्द ही इकट्ठे हो जाएंगे। अभी तो बस उसके खिलाफ स्मगलिंग के सबूत मिले हैं, लेकिन उसके और भी कई धंधे हैं, उनके सबूत जुटाना अभी बाकी है, डीके ने कहा। तो रियांश ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके बाद उसने जग्गी को देखते हुए कहा, क्या जन्नत मेंशन का सारा काम हो गया है? उद्धरण चिन्ह। हाँ सरकार, कल सुबह तक सारी चीज पहले जैसी हो जाएगी, बस अभी फर्नीचर वगैरह का थोड़ा काम बाकी है, जग्गी ने जवाब दिया। रेयांश ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहना चाहता था, उसे जल्द से जल्द अपनी फैमिली को जन्नत मेंशन में शिफ्ट करना था, क्योंकि यह जगह उसकी काली दुनिया से रिलेटेड थी और वह नहीं चाहता था कि इस दुनिया का साया भी उसकी फैमिली पर पड़े। सरकार, सिक्योरिटी का क्या करना है? आप तो जानते हैं ना, हमारे दुश्मन हम पर घात लगाए बैठे हैं। कंपनी के शेयर भी काफी डाउन हो गए हैं। जब से मीडिया में यह बात फैली है कि कपूर खानदान घर में लगी आग में जल गया, तब से सब लोग कंपनी पर वार कर रहे हैं, लेकिन मैंने फिलहाल सब कुछ संभाल रखा है, डीके ने पूछा। डीके की बात सुनकर रेयांश कुछ पल के लिए सोच में गुम हो गया और फिर उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, थोड़ा उन्हें भी एंजॉय करने दो डीके, क्या पता बाद में उन्हें यह मौका मिले या ना मिले, तुम सबकी लिस्ट निकल लेना। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर डीके, जग्गी और मासूम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेयांश ने मासूम की तरफ देखते हुए पूछा, और तुम्हें मासूम, जो करने के लिए कहा था वह तुमने किया या नहीं? क्या सारे इक्विपमेंट आ गए हैं?
हाँ सरकार, जो आपने मुझे करने के लिए कहा था वह मैंने सब कुछ कर दिया और हर चीज पर मेरी नज़र है। पर सरकार, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। कल आपकी बुआ जन्नत मेंशन पहुंच रही है। उन्हें जब से वह बात पता चली है वह इंडिया आने के लिए तड़प रही थी। पहले तो उन्हें फ्लाइट नहीं मिली थी, लेकिन उन्हें आज रात की फ्लाइट मिली थी और अब तक तो वह फ्लाइट में बैठ भी चुकी होगी। वह कल दोपहर तक जन्नत मेंशन पहुंच जाएगी। उनका क्या करना है सरकार? मासूम ने पूछा। मासूम की बात सुनकर रेयांश अपनी 2 उंगलियों से अपने माथे को सहलाने लगा। उसे यूं देखकर एक पल के लिए मासूम के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके ये एक्सप्रेशन तब के होते थे जब वह गुस्सा करता था। कुछ पल अपने गुस्से को शांत करने के बाद रेयांश ने एक गुस्से भरी आवाज के साथ कहा, अब इसे भी झेलना पड़ेगा क्या? उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बुआ कामिनी एक कमीनी औरत थी। कहे तो वह पैसों की बहुत ज्यादा लालची थी और अब वह इंडिया भी इसलिए आ रही थी ताकि पूरे परिवार के मरने के बाद वह प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सके। लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं था कि उसका पूरा परिवार अभी भी जिंदा है। उनके इसी लालची बहेव की वजह से दादी माँ ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, क्योंकि विवेक जी की मौत के बाद कामिनी ने सारी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की थी। लेकिन दादी माँ के रहते हुए वो ऐसा नहीं कर पाए और उसके साथ एक वजह ये भी थी कि कामिनी बुआ महिमा जी को पसंद नहीं करती थी। वह उन्हें फूटी आंख नहीं भाती थी और वह हर बात पर उन्हें जलील करती थी। रेयांश को अगर किसी चीज पर गुस्सा आ रहा था तो वह इसी बात पर था कि कामिनी बुआ महिमा जी की इंसल्ट करेगी और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहले वह कुछ नहीं कहता था क्योंकि उसे महिमा जी से प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से उसे खुद सच्चाई का पता चला था वह महिमा जी पर किसी की उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिर था तो वह उन्हीं का बेटा जो बचपन में अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा पजेसिव था। लेकिन गलतफहमियों ने एक गुस्से की दीवार उसके मन में खड़ी कर दी थी जो अब साफ हो चुकी थी। तो अब वह फिर से अपनी माँ के लिए उतना ही पजेसिव था जितना वह पहले था। वहीं दूसरी तरफ धुरंधर राजपूत अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक वाइन का गिलास था और पास में ही राणा सिर झुकाए खड़ा था। वह बस बीच में धुरंधर राजपूत के लिए जाम बना रहा था। धुरंधर राजपूत इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से और नशे में था। राणा, कुछ पता चला हमारा शौर्य कहाँ है और वह वीडियो किसने भेजी थी? मुझे बस वह इंसान एक बार मिल जाए जिसने हमारे बेटे का ये हाल किया है। अगर हमने उससे उसका सब कुछ ना छीन लिया तो हमारा नाम भी धुरंधर राजपूत नहीं। धुरंधर राजपूत ने नशे की हालत में कहा। वो हुकुम सा, हम पता कर रहे हैं कि वह वीडियो किसने भेजी है, लेकिन अभी हमें उस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। राणा ने कहा तो धुरंधर राजपूत ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा हुआ वाइन का ग्लास नीचे जमीन पर पटक दिया और खड़े होते हुए कहा, कुछ पता नहीं चला तो पता करो राणा। हमारे पास वक्त नहीं है, ना जाने वह इंसान और किस किस तरीके से हमारे बेटे को टॉर्चर करेगा। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ डीके मासूम और जन्नत से बात करने के बाद रेयांश जब अपने कमरे की तरफ जा रहा था तब उसने किसी के रोने की आवाज सुनी और उस आवाज को सुनकर वह चौंक गया और उसने अपने कदम उसे तरफ बढ़ा दिए। आवाज वहीं कुछ दूरी से एक कमरे से आ रही थी। रेयांश ने जब उसे कमरे के अंदर झांककर देखा तो उसकी आंखों में एकदम से गुस्सा भर गया। आप सबको क्या लगता है किसके रोने की आवाज सुनी होगी रेयांश ने, और क्या करने वाला है धुरंधर राजपूत? और क्या हो गया था अवनी को? क्या डीके अवनी की जिंदगी में आए इस तूफान को रोक पाएगा? अवनी उसे तूफान के साथ बह जाएगी। आज के लिए इतना गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।